मदीहा बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो कमरा बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा था। खाना भी कॉफी टेबल पर लग चुका था और अदनान ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। वो सोफे पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी जो हमेशा होती थी। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि अभी कुछ मिनट पहले यह बंदा किस कदर रोमांटिक था। वो बड़े सीरियसनेस के साथ अपने फोन में कुछ देख रहा था और लगातार स्क्रॉल कर रहा था। मदीहा ने भी इस वक्त एक ब्लैक कलर का चिकन का सूट पहना हुआ था। अदनान को देखकर दोबारा उसके गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। वो घबरा रही थी आज उसकी प्रेजेंस में। वो अभी भी बस वही खड़ी एक टक उसे देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में अदनान की गहरी मगर शांत आवाज आती है, अगर मुझे निहारना हो गया तो आज खाना भी खाना है। तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तुम तो खैर मेरा दिमाग खाकर भी जी सकती हो, पर मैं तो तुम्हारा दिमाग खा नहीं सकता। क्या करें, है ही नहीं तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर मदीहा, जिसका चेहरा अभी तक शर्म से लाल था, वो गुस्से में लाल हो जाता है और वो लंबे लंबे कदम लेकर उसके पास आते हुए उसे घूर कर कहती है, क्या करें, ऊपर अल्लाह ताला जब दिमाग दे रहा था ना तब सारा का सारा आपको ही दे दिया, मेरे लिए बचा ही नहीं। तभी तो आप अपना दिमाग हमेशा वहाँ भी लगाते हैं जहाँ जरूरत नहीं है और जब देखो मेरे मामलों में दखल देते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान अपना फोन बंद कर उसे कॉफी टेबल पर रखते हुए बड़ी शांति से मगर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जान, अब तुम्हारा कोई भी मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। जिस दिन निकाह नामे पर सिग्नेचर किया था ना, उसी दिन से तुम्हारी हर प्रॉब्लम, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर दुख और तुम्हारा हर एक मामला मेरा भी हो गया था। और यह तो तुम्हें खुशी बनानी चाहिए कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझा देता हूँ, वरना क्या होगा मेरे बिना तुम्हारा। उसकी बात सुनकर वो सोफे पर उसके बगल में लेकिन थोड़ी दूरी बनाते हुए बैठकर रहती है। यू आर सच अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अदनान उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराकर उसकी प्लेट में खाना सर्वे करते हुए कहते हैं, इसे सेल्फ ऑब्सेशन है, सेल्फ बिलीव कहते हैं। खैर, तुम्हारा छोटा सा दिमाग इतने बड़े बड़े शब्द समझ नहीं पाएगा, इसलिए खाने पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू किया तो फिर आज मैं खाना नहीं कुछ और ही खाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है, सो डिस्गस्टिंग, और फिर अपना खाना खाने लगती है क्योंकि अब उसे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। उसे ठीक से खाता देख अदनान खुद भी खाने लगता है। इधर सोफिया के कमरे में वो सोने जा रही थी कि तभी उसे प्यास लगने लगती है। वो कॉफी टेबल पर देखती है तो वहाँ पानी का जग खाली था। यह देखकर वो जग उठाकर नीचे किचन की तरफ आती है, पर जैसे ही वो किचन में आती है उसे वहाँ अजहर दिखता है। उसने अभी भी ऑफिस के कपड़े पहने थे, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वो जरूर अभी घर आया है। आज डिनर के वक्त भी वो वहाँ नहीं था, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ था। वो किचन में कुछ ढूंढ रहा था, तभी सोफिया उसके पास जाकर पूछता है, आप यहाँ डॉट, कुछ चाहिए आपको डॉट। उसकी आवाज सुनकर अजहर एकदम से उसकी तरफ पलट कर देखता है और उसे वहाँ देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कल एग्जाम है ना, तुम्हारा सो जाना चाहिए था अब तक डॉट। सोफिया पानी का जग वही रखकर उसके थोड़ा करीब आते हुए पूछती है, पहले सवाल मैंने पूछा था आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वक्त देखा है 11 बज गए हैं, आपको भी तक सो जाना चाहिए था। खैर, आपका हुलिया देखकर लग रहा है कि आप अभी घर वापस आए हैं। इतना भी काम को इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि खुद की हालत खराब हो जाए। अजहर उसे अपनी फिक्र करता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और फिर रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आगे से ध्यान रखूंगा कि किसी को मेरी इतनी फिक्र होती है। अब तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो, सो जाना चाहिए था ना अब तक डॉट। सोफिया, मैं तो पानी लेने आई थी, पर आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर डॉट। अजहर, कुछ नहीं, वो मुझे भूख लग रही थी तो डिनर के बारे में सोच रहा था, पर लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हूँ, खाना बचा ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है और फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहती है, खाना फ्रिज में रखा है, आप रुकिए और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी है, अभी गर्म करके लाती हूँ। अजहर, नहीं तुम जाओ, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल एग्जाम है तुम्हारा, आई विल मैनेज। उसकी बात सुनकर सोफिया, जो लगभग खाना फ्रिज से निकाल चुकी थी, एक नज़र उसे घूरते हुए कहती है, मैं कर रही हूँ ना, जैसे आपको मेरी फिक्र है मुझे भी है, और वैसे भी अभी अपने गर्म करना शुरू किया ना तो अपने हाथ और जला लेंगे। गैस तक तो ठीक से ऑन करना आती नहीं आपको, इसलिए चुपचाप रुकिए, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। उसे खुद को इस तरह हक से डांटता देख अजहर बस मुस्कुराता रह जाता है
और वही किचन स्लैब से टिककर अपने हाथ बांधकर एकटक प्यार से उसे देखने लगता है। सोफिया का ध्यान भी खाना गर्म करने में ही था। कुछ देर बाद खाना गर्म हो जाता है तो वो दोनों मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और सोफिया उसे ठीक से खाने का कहकर जाने वाली होती है कि तभी अजहर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसकी तरफ ना समझी से देखती है तो वह उसे देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, अगर हो सके तो थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बस 5 मिनट में खा लूंगा मैं, फिर चली जाना। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए ही उसके बगल में चेयर खींचकर बैठ जाती है और अजहर खाने का पहला निवाला तोड़ते हुए उससे पूछता है, तुमने खाया था डॉट? सोफिया, हाँ मैंने खा लिया था, अब आप खा लीजिए। उसकी बात सुनकर वह भी अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर दोनों के बीच एकदम खामोशी थी, तभी अजहर कुछ सोचते हुए पूछता है, एक बात पूछूं तुमसे डॉट? सोफिया, हाँ पूछिए डॉट। अजहर, तुम खुश तो होना जो बड़ों ने हमें लेकर फैसला किया है उससे। मेरा मतलब है हमारी मंगनी हो गई थी और उस वक्त तुम तैयार भी नहीं थी, तो तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? देखो कभी मैं तुमसे पूछ नहीं पाया पर आज पूछता हूँ, तुम खुश हो इस फैसले से डॉट? उसके सवाल में एक बेचैनी थी जो सोफिया बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, जब पहले पहले अम्मी ने कहा था कि सब लोगों ने फैसला लिया है कि आपकी और मेरी मंगनी हो जाए, तब मैं डर गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। यकीन मानिए शायद भाई के बाद मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे शख्स आप हैं। पर अचानक से कहने से मैं डर गई थी, फिर सब ने समझाया और मदीहा ने भी कहा कि आप मेरे लिए बेस्ट होंगे, तो मैंने मना नहीं करा और फिर बीते 3 सालों में आपको देखने का नजरिया ही बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ। अजहर जी, ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी जबरदस्ती है मेरे साथ। अगर मैं खुश नहीं होती तो एक पल में ही सगाई तोड़ देती। आप जानते हैं ना, हमें घर में बचपन से सिखाया गया है कि अगर कुछ पसंद ना हो तो मना कर दो। पता नहीं मदीहा को लेकर घर वालों की सोच ऐसे कैसे बदल गई, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपसे सच में शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अजहर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, जब अम्मी ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी मंगनी मेरे साथ कराना चाहती है तो यकीन मानो मैं सबसे ज्यादा खुश था। मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ वो मुझे ठीक से अभी पता तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। हमेशा से मेरा फोकस सिर्फ काम को लेकर था। अब्बू के जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और फिर मामू के बिजनेस में दिमाग लगा लिया। जिंदगी में कभी और किसी को जगह ही नहीं दे पाया, पर तुम खास थी। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था अब्बू के इंतकाल के बाद और बहुत अकेला फील कर रहा था? अदनान भाई भी यहाँ पर नहीं थे तो तुमने मुझे संभाला था। तब से मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता था। तब लगता था कि यह ठीक नहीं है क्योंकि कोई नहीं मानेगा। फिर बड़े होने के बाद किस्मत में देखो क्या खेल खेल हमारी मांगनी हो गई, पर कहीं ना कहीं रिग्रेट था कि शायद तुम इन सब से खुश नहीं हो और आज तुम्हारी मंजूरी मिलने के बाद वो तकलीफ भी दूर हो गई। उसकी बात सुनकर सोफिया बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसके बाद दोनों की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातों की बात ही दौरान अजहर ने खाना खत्म किया। फिर प्लेट्स को किचन में रखकर वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर अपने अपने कमरे की तरफ से चले गए। इधर अदनान और मदीहा के कमरे में दोनों ने खाना खा लिया था। इस बीच वो दोनों खामोश थे। मदीहा की तो वैसे ही हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, क्योंकि अदनान के बिगड़ते बनते मूड स्विंग से वो डर गई थी। एक पल को रोमांटिक हो जाता तो अगले ही पल कुछ और। खाना खाने के बाद अदनान को जैद का फोन कॉल आता है तो वो सीधा फोन लेकर बालकनी में चला जाता है और फोन उठाते ही है तो दूसरी तरफ से जैद कहता है, गुड इवनिंग सर। अदनान अपनी सख्त आवाज में पूछता है, क्या खबर है डॉट? जैद, सर वो जिहान गाजी का भाई आपसे मिलना चाहता है। आज 2-3 बार उनके असिस्टेंट ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अदनान, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैं इतनी आसानी से तो किसी से मिलता नहीं और इन लोगों से तो बिल्कुल नहीं। तड़पने दो थोड़ा, इतनी आसानी से मुलाकात हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा? और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके भाई के इन्फॉर्मेशन निकालो। काम हुआ डॉट? जैद, हाँ सर हो गया काम। इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपको कल सुबह अपडेट करता हूँ। अदनान, गुड। इतना कहता वो फोन कट करके वापस कमरे में आता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि मदीहा पहले ही ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट में कवर करके बेड पर अपनी साइड खुद में सिमटी लेटी हुई थी। यह देखकर वो नागवारी में सिर हिलाता है
और सारी लाइट्स ऑफ कर खुद अपनी साइड आकर लेट जाता है, पर उसकी नजरें अभी भी मदीहा पर ही थी, जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खुद को ब्लैंकेट में कवर करके लेटी हुई थी और जाग रही थी। कुछ देर तक उसे घूरते रहने के बाद अदनान कहता है, कपकेक कम हियर डॉट। पर मदीहा उसे कोई जवाब नहीं देते, वो अभी भी ऐसे लेटी हुई थी जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही हो, पर अदनान को पता था वो कोई सो वो नहीं रही, बस नाटक कर रही है। अपनी बात अनसुनी होता देख इस बार वो जरा तेज और सख्त आवाज में कहता है, तुम चुपचाप आ रही हो मेरे पास या मैं आऊं, क्योंकि अगर मैं आया फिर हम दोनों में से कोई नहीं सोने वाला आज। उसकी धमकी सुनकर मदीहा वैसे ही ब्लैंकेट में पूरी तरह कवर हुई ही रोल करते हुए बिल्कुल उसके पास आ जाती है। उसकी इस हरकत पर अदनान उसके सिर पर हल्का सा मारता है और ब्लैंकेट से उसका चेहरा बाहर निकलता है, तो वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चमचमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। अदनान उसे अपनी बाहों में भरकर घूरते हुए कहता है, मेरे पास रहा करो, अगर ज्यादा दूर जाने की कोशिश करोगी ना तो हथकड़ी से बंद कर रख लूंगा अपने साथ। मदीहा, आपको किसी ने बोला है आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और इतनी वाहियात बातें करते हैं कि मेरे कानों से खून निकलने लगता है। उसकी बातें सुनकर अदनान उसे और कसकर खुद से चिपकाते हुए घूर कर कहता है, मैं तो सिर्फ बातें ही करता हूँ, तुम तो हरकतें ऐसी करती हो कि मेरा दिल चाहता है कि या तो तुम्हें किसी बिल्डिंग से नीचे टपका दूं या पंखे से बांधकर पंखा चालू कर दूं, पर अफसोस मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मदीहा बड़बड़ाते हुए कहती है, चंगेज खान। अकड़ू डॉट डायनासोर के पूर्वज। अदनान अपनी आंखें बंद करके उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, चलो अब मुझे बाद में गालियां दे देना, अभी सो जाओ, क्योंकि अगर तुम सुबह मेरी पहली आवाज पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें सीधे ले जाकर बाथटब में पटक दूंगा, समझी। मदीहा, और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उसकी इस बात पर अदनान कुछ नहीं कहता और मदीहा भी उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लेती है। अब कहीं ना कहीं उसे भी आदत हो गई थी उसे कडल कर सोने की, और दिन भर की शैतानियों के बाद थमने के कारण कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी। उसके सो जाने के बाद अदनान एक नज़र उसे देखता है, फिर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और खुद को और उसको अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह आज मदीहा का पहला इम्तिहान था और उसके कमरे के हालात कुछ अजीब ही थे। वो जल्दी जल्दी तैयार होते हुए अपनी सारी चीजें तैयार कर रही थी और अदनान वो उसे उसका एडमिट कार्ड, पेन बॉक्स सब कुछ दे रहा था कि कहीं कुछ भूल न जाए। इस बार इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले अम्मी बच्चों को सारी चीजें समझती है, ना कि यह ना भूल जाओ वह ना भूल जाओ। फिलहाल अदनान वही भूमिका निभा रहा था। अजीब सा रिश्ता था इनका। अदनान उसके लिए वो बन जाता था जिसकी उसे जरूरत होती थी, कभी अब्बू की तरह प्रोटेक्ट करना, कभी अम्मी की तरह केयर करना, कभी भाई बहन की तरह झगड़ा करना और फिर एक खामिद शौहर की तरह मोहब्बत करना। जब वो पूरी तरह तैयार होकर बैग लेकर नीचे जाने वाली होती है तो अदनान आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और प्यार से समझाते हुए कहता है, ठीक से पेपर करना, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना, जो आंसर आए वह पहले करना और जो नहीं आए उन्हें बाद के लिए छोड़ देना, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना मत, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे पता है तुम अच्छा करोगी। यह सुबह से 12वीं बार था जब वह यह सब चीजें बोल रहा था। अब मदीहा को भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे सुबह से कितनी बार यह बातें बोल चुके हैं। मैं ना पहली बार एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ, पूरा स्कूल बिता दिया मैंने एग्जाम देते देते। अदनान, तब की बात अलग थी, तब तुम बड़ी मुश्किल से पास होती थी, पर इस बार तुम्हें टॉप करना है, समझी? इसलिए अपने दिमाग ज्यादा मत चलाओ। मदीहा, आप एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने का। अदनान मुस्कुराते हुए, बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, और फिलहाल तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो पहले इज्जत बनाओ, समझी? मदीहा उसे घूरकर, अब आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, और हाँ, आज ना सुबह उठकर सबसे पहले आपकी शक्ल देखी थी मैंने, तो अब मुझे लग रहा है एग्जाम शायद मेरा कुछ अच्छा नहीं जाएगा। अदनान, वजह चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मदीहा, अरे उसके लिए एग्जाम का बुरा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। पता नहीं कौन सा गलत काम किया था मैंने जिसके अज़र में अल्लाह ताला ने आपको मेरी किस्मत में लिख दिया है, अफसोस।
अदनान शांति से उसकी बातें सुन रहा था। अब उसे उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इस बेवकूफ़ लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अदनान, तुम्हें पता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं, पर अफसोस। उसकी बात सुनकर मदीहा भी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपका कत्ल कर दूं, पर अफसोस। उसका पलट जवाब सुनकर अदनान चुप हो जाता है। उसे पता था वो बहसबाजी में उससे जीत नहीं सकता, पर हाँ, एक चीज में थी जिसमें वो उसकी बोलती जरूर बंद कर सकता था, पर अभी उसका वक्त नहीं था। इसलिए वो हल्का सा झुककर उसका माथा चूमकर इस बार जरा प्यार से कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, पर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लेने जरूर आऊंगा। अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक वाइफी। मदीहा भी बस हल्का सा मुस्कुरा कर अपना बैग लेकर नीचे चली जाती है और अदनान भी अपना कोट लेकर नीचे आता है। सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, पर अदनान पहले ही निकल गया था। उसे कुछ काम था, इसलिए नाश्ते के बाद मदीहा और सोफिया रियान के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो ही उन्हें छोड़ने जाने वाला था आज। गाड़ी में सोफिया, रियान भाई, अपना गाड़ी पहले यास्मीन के घर पर रोक देना जरा, उसका ड्राइवर फ्री नहीं है तो वो हमारे साथ ही चलेगी। उसकी बात सुनकर रियान चिढ़ते हुए कहता है, मैं उस छिपकली को अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। सोफिया, भाई आप कितने नाटक करते हैं, एग्जाम है आज हमारा, आपकी लड़ाई झगड़े के लिए टाइम नहीं है, प्लीज उसके घर की तरफ गाड़ी मोड़ ले। रियान गुस्से में, तुम उस छिपकली के लिए मुझसे लड़ाई कर रही हो, शर्म करो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बस अब यही रह गया मेरी जिंदगी में लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ना, जैसे मेरे पास तो खुद का कोई काम ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा, जो अभी तक खामोश बैठी थी, वो कहती है, पार्टी करने के अलावा तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके पास हो भाई, इससे अच्छा हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करे, और वैसे भी अगर यास्मीन भी हमारे साथ आ जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, रास्ते में पड़ता है उसका घर, मुझे तो समझ नहीं आता आप उससे लड़ते क्यों रहते हैं, जबकि कितनी प्यारी तो है, घर में सबको अच्छी लगती है, मुझे लगता है आपकी पसंद ही खराब है। उसकी बात सुनकर रियान उसे घूरते हुए कहता है, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है, ठीक है रोक रहा हूँ गाड़ी उस छिपकली के घर पर उससे कहो जल्दी आए, टाइम नहीं है मेरे पास अपना। मदीहा, हाँ आपको तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, आपके पास कहाँ टाइम होगा, ठीक है कह दूंगी मैं उसे, वैसे भी वह तैयारी है। इसके आगे कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगलो के आगे रुकती है तो रियान एक के बाद एक तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है और थोड़ी देर में यास्मीन भागते हुए आती है और पीछे मदीहा के साथ बैठते हुए कहती है, थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए, वरना तो आज मैं पक्का लेट हो जाती, अब्बू को भी टाइम नहीं था, वो भी किसी मीटिंग के लिए चले गए, वरना वह छोड़ देते। मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही रियान यास्मीन को घूरकर बड़े एटीट्यूड से कहता है, उन्हें नहीं मुझे थैंक यू बोलो, वो तो मेरा दिल बड़ा है इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट देने के लिए मान गया समझी। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे देखकर चिढ़ते हुए कहती है, या अल्लाह किस मनहूस की शक्ल देख ली, अब तो मैंने पक्का फेल होना है। उसकी बात सुनकर रियान गुस्से में कहता है, और रियली खुद कुछ बड़ा नहीं है तो मुझ पर दोष डाल रही हो कन्निंग। यास्मीन, ओ हेलो शक्ल देखी है अपनी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चीटिंग कर पास हो, बिना पढ़े भी टॉप कर सकती हूँ समझे। उन दोनों को ऐसे लड़ता देख सोफिया खिस्से आते हुए कहती है, बस करो कितना लड़ोगे और लेट हो रहा है हमें भाई, प्लीज चलो। उसकी बात सुनकर रियान एक नज़र पीछे बैठी यास्मीन को घूरता है जो पहले से ही उसे घूर रही थी, फिर गाड़ी स्टार्ट करता है। रास्ते भर ड्राइवर करते करते बार बार उसका ध्यान यास्मीन पर ही था जो पीछे बैठी मदीहा से कोई टॉपिक डिस्कशन कर रही थी। वो चिढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, यह लड़की मुझे जितनी इरिटेटिंग लगती है पता नहीं क्यों उतनी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, देखो कैसे इग्नोर कर रही है, यह नहीं कि एक नज़र देख ले, सच अ सेल्फिश पर्सन। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है तो सोफिया, मदीहा और यास्मीन निकल कर अंदर जाने लगते हैं। तभी यास्मीन नोटिस करती हैं कि वो अपना बैग कार में ही छोड़ आई हैं, इसलिए उन्हें आगे जाने का कहकर खुद कार के पास वापस आती हैं तो रियान कार के बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में उसका बैग भी था। इस वक्त कार से टेक लगाए वो बड़ा हैंडसम लग रहा था, सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में। यास्मीन उसके पास जाकर अपना बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो रियान अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, प्यार से मांगो तभी मिलेगा।
यास्मीन उसे घूरते हुए प्यार से, और तुमसे मेरी जूती इधर दो मेरा बैंग, वरना यही सबके सामने पिट जाओगे। रियान उसकी धमकी सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और उस बैग को और ऊपर करते हुए कहता है, तो फिर लेकर दिखाओ। उसकी बात सुनकर यास्मीन चारों तरफ देखती है तो सब उन्हें ही देख रहे थे। यह देखकर वो उसके हल्के से नजदीक जाकर बैग लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, रियान देखो सब हमें ही देख रहे हैं, गलत समझेंगे तो प्लीज जस्ट गिव मी माई बैग। रियान उसके ऊपर झुककर कहता है, समझने दो मुझे, कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ नाम जुड़ने पर। उसकी बात सुनकर यास्मीन बस एक टक उसे देखती रह जाती है, पर फिर अचानक से थोड़ा उचक कर उसके हाथ से वो बैग लेकर दूर होते हुए कहती है, पर मुझे मसला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम एक छुछंदर से जुड़े। इतना कहकर वो जाने लगती है तो रियान उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर कहता है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम जैसी छिपकली में, और हाँ मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि अगर मुझे तुम गलती से भी पसंद आ गई ना तो फिर मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मेरी रगों में भी वही खून बहता है जो मेरे भाई अदनान सिद्दीकी के खून में बहता है, समझी। उसकी बात सुनकर यास्मीन एक पल को कांप गई थी, क्योंकि उसे आज रियान की आंखों में एक जुनून दिख रहा था। फिर उससे दूर होते हुए कहती है, मैं अभी भी तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुमने जबरदस्ती रोक रखा है, समझे। तो अपने यह सस्ते बॉलीवुड के डायलॉग्स अपने पास रखो और आगे से मुझसे ना उलझना, वरना सबके सामने अगर तुम्हें चप्पलों से मारूंगी तो कुछ खास इज्जत नहीं रह जाएंगी तुम्हारी। इतना कहकर वो उसे हल्का सा धक्का देकर चली जाती है और रियान बस उसे गुस्से में घूरता रह जाता है। मदीहा, सोफिया और यास्मीन का पहला एग्जाम हो गया था और मदीहा तो बड़ी हैरान थी, क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। हर क्वेश्चंस का आंसर उसे आता था और उसने बड़े सिंसियरली सबका जवाब भी दिया था। वो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एग्जाम हॉल के बाहर आई तो सोफिया और यास्मीन पहले से ही वहां मौजूद थी। वो दोनों अपने अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। दरअसल उन दोनों का एग्जाम रूम अलग था और मदीहा का अलग। वो दोनों अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि मदीहा चहकते हुए उनके पास आती। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर दोनों जरा चौंकते हैं, क्योंकि अक्षय वह एग्जाम रूम से रोते हुए या मायूस होकर ही निकलती थी। क्या करें, पेपर इतना बुरा जाता था उसका। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सोफिया पूछती है, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, लगता है इस बार एग्जाम ठीक गया है, अब पास तो हो जाओगी। यास्मीन, मुस्कुराहट देखकर तो यही लगता है कि इस बार पासिंग मार्क्स से कुछ ज्यादा आ जाएंगे तुम्हारे। उन दोनों की बातें सुनकर मदीहा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम दोनों समझती क्या हो खुद को, और हाँ इस बार देखना मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और क्या पता तुम दोनों से ज्यादा ही आ जाए। उसकी बात सुनकर सोफिया हंसते हुए कहती है, यकीन मानो जिस दिन तुम्हारे मार्क्स मुझसे ज्यादा आ जाएंगे ना, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर अफसोस यह तो नामुमकिन वाली बात है, पर हाँ इस बार तुम्हें थोड़े ठीक ठाक मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, वरना भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मदीहा उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, अब ज्यादा नहीं हो रहा तुम दोनों का, और हाँ मैंने कहा ना इस बार मेरे मार्क्स तुम दोनों से ज्यादा आएंगे तो फिर ज्यादा ही आएंगे, देखना। उसकी बात सुनकर यास्मीन और सोफिया उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं जैसे कह रहे हो यह तो हकीकत में इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, दरअसल बात यह थी कि उन दोनों को पता नहीं था कि अदनान उसे पढ़ता है, कभी मदीहा ने बताया ही नहीं था, या यूँ कहो कि कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें कर कर वह लोग कॉलेज के बाहर की तरफ निकल आते हैं। यास्मीन को लेने उसका ड्राइवर आया था तो अपने ड्राइवर के साथ चली गई मदीहा यहाँ वहाँ अदनान की कार ढूंढ रही थी। तभी सोफिया उससे कहती है, भाई को कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वो हमें लेने नहीं आ पाएंगे, उनका मैसेज आया था क्योंकि तुम तो आज अपना फ़ोन लाना ही भूल गई। खैर ड्राइवर आ गया है, वो देखो वो रहा। उसकी नज़रों का पीछा करके मदीहा भी उसी तरफ देखती है तो उनका ड्राइवर कार के साथ पहले ही वहां मौजूद था। यह देखकर मदीहा को बड़ी चिढ़ छूटती, पता नहीं क्यों आज वो चाहती थी कि अदनान उसे लेने आए ताकि वो उसे बता सके कि उसका एग्जाम कितना अच्छा गया। पर आज तो उनके मियाँ गायक थे, पर बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप चाप सोफिया के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी घर की तरफ दौड़ा देता है। सोफिया आराम से बैठी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और मदीहा वो गुस्से में खिड़की से बाहर देख रही थी। इस वक्त उसे अदनान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसका मन था कि वो उसे लेने आए, पर आज वो आया ही नहीं। वो खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है,
हद है, ऐसा भी कौन सा काम आ गया कि बीवी के लिए वक्त ही नहीं है। वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हकीकत में वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं आता। सुबह कहा था कि लेने आएंगे और अब देखो गायब है। मैं ही पागल हूँ, मुझे इन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती हैं। तभी अचानक से एकदम से उनकी कार रुकती है और उन्हें एक धक्का लगता है जिससे वो आगे की ओर होने लगते हैं, पर सोफिया खुद को और मदीहा को संभाल लेती है। सोफिया, क्या हुआ? ड्राइवर भैया ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर जरा घबराते हुए, माफ करना बीबी जी, वो दरअसल सामने से कोई गाड़ी सिग्नल तोड़कर आ गई और टक्कर हो गई है, देखता हूँ मैं बाहर जाकर। उसकी बात सुनकर सोफिया से हमें इशारा करती है तो ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैक सीट पर बैठा मिर्जा जो किसी फाइल को पढ़ रहा था, इस तरह अचानक धक्का लगने से ड्राइवर को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अंधे हो या हाथ पैर काम नहीं करते? अगर ड्राइविंग आती नहीं है तो नौकरी क्यों नहीं रखी है? ड्राइवर उसके ऐसे पूरी तरह चिल्लाने पर डरते हुए कहता है, साहब जी वह गलती से एक सिग्नल टूट गया था तो। मिर्जा उसकी बात काटते हुए दोबारा चिल्लाकर कहता है, अरे सिग्नल टूट गया था तो कौन सी बड़ी बात थी, अब दोबारा चलो। ड्राइवर, साहब वह सामने गाड़ी ठुक गई है, मैं जरा बात करके आता हूँ वरना गाड़ी निकलने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर मिर्जा इरिटेट होते हुए कहता है, अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे नालायक लोग मेरे आसपास है, एक काम ठीक से नहीं होता। ड्राइवर डरते हुए एक बार दोबारा उससे माफी मांगकर गाड़ी से उतरता है तो दूसरी गाड़ी से भी ड्राइवर उतरकर अब तक उसके पास पहुंच चुका था। मदीहा का ड्राइवर अमन चिल्लाते हुए कहता है, अरे गाड़ी चलानी नहीं आती, रॉन्ग साइड से आ रहे हो, ऊपर से सिग्नल भी तोड़ दिया। मिर्जा का ड्राइवर, अरे ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत है, अब गाड़ी निकालो अपनी, हमारे साहब को जाना है, तुम जानते नहीं हो बहुत बड़े नेता हैं। अमन, अरे नेता होंगे अपने घर पर यहाँ तो सिग्नल तोड़ दिया ना, अभी कुछ हो जाता है तो और नहीं हटा रहा मैं गाड़ी, क्या कर लोगे बताओ? ऐसे ही उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। कार में बैठा मिर्जा जो अब इरिटेट होने लगा था वो अपनी फाइल वहीं पटक कर कार से बाहर आता है और अपनी रोबदार आवाज में जरा चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? मैंने कहा था ना कि मामला जल्दी खत्म कर वापस आओ। उसकी रोबदार पर्सनैलिटी देखकर अमन एक मिनट के लिए थोड़ा घबराया जरूर था पर फिर जल्दी ही वो नॉर्मल हो क्या, क्योंकि चाहे उसकी पर्सनालिटी कितनी भी रोबदार हो पर अदनान से ज्यादा नहीं थी। अमन, सब आपके ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है और हमारी गाड़ी भी ठोक दी। मिर्जा एक नज़र अमन को घूरते हुए कहता है, अब तुम बताओ क्या हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अगर एक सिग्नल तोड़ भी दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुम जैसे छोटे लोगों की प्रॉब्लम है, गाड़ी हटाओ अपनी यहाँ से वरना दो पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे। अमन, सब पर हम क्यों गाड़ी हटाए, हमें तो इसी रास्ते जाना है, आप रॉन्ग साइड पर गाड़ी है चला रहे हो, आपको दूसरे साइड जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे साथ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और एक चांटा उसके गाल पर मारता है। कार में बैठी सोफिया और मदीहा जो यही सब देख रही थी, उन्हें मिर्जा का चेहरा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था पर उस तरह अमन को चांटा मरता देख मदीहा गुस्से में कार से बाहर आती है और सोफिया भी उसके पीछे आती है। मदीहा गुस्से में मिर्जा को धक्का देते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी ड्राइवर भैया को मारने की? क्या गुंडाराज समझ के रखा है? यहाँ पर इतने केसेस ठोकूंगी ना तुम पर कि जेल जाओगे तो ऊपर वापस नहीं आ पाओगे। इस तरह चिल्लाने पर मिर्जा का ड्राइवर हैरान आंखों से उसे देखने लगता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मिर्जा से कोई ऊंची आवाज में भी बात कर ले, और यहाँ तो यह लड़की उस पर चिल्ला रही थी। सोफिया जो मदीहा के पीछे आई थी उसका ध्यान अमन को संभालने में था और मिर्जा उसका ध्यान तो कहीं था ही नहीं, वह तो जैसे अपने सामने खड़ी इस मासूम सी लड़की में खो चुका था। ओलिव कलर का कॉटन का चिकन का सूट, सर पर दुपट्टा, आंखों में काजल, बस ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी, हाँ कानों में डायमंड के छोटे छोटे ईयररिंग। इन सब में भी उसके चेहरे पर एक तेज था, एक मासूमियत, एक अलग ही चमक, एक अदा जो उसे इतनी खूबसूरत बना रही थी। उसके सामने सब फीके लगे। मिर्जा भी देखने में कोई बुरा नहीं था, वो बहुत हैंडसम था, अदनान से ज्यादा नहीं पर उससे कम भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी में भी एक चार्म था, 6 फुट की हाइट, अच्छा मजबूत बदन, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, मूछें।
उसकी पावर और लुक्स के कारण वो हमेशा से ही लड़कियों से घिरा रहता था। बहुत लड़कियां देखी थी उसने, कुछ उसके बिस्तर तक भी आई थी, पर ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो उसके सामने खड़ी थी और उसे चिल्ला रही थी, पर वो बस खामोशी से उसे सुनता रह गया। मदीहा गुस्से में ही आगे कहती है, तुम हो कौन? हाँ, हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुम्हारे बाप की रोड है यह डॉट, और अगर है भी तो भी सबका अधिकार है इस पर, समझे? तुम जैसे लोग हैं जो हर जगह गुंडागर्दी करते रहते हैं, वही समाज को गंदा बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यह एक महंगी सी कार खरीद कर, एक ड्राइवर रखकर और अपने ही नौकरों पर हुक्म चलाकर तुम कोई बहुत बड़े नवाब बन जाते हो? सो लेट मी टेल यू, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमसे डर कर 4 लोग तुम्हारे सामने नजरें जरूर झुका सकते हैं, पर तुम्हारी इज्जत कभी नहीं कर सकते। शर्म आती है तुम जैसे गिरे हुए लोगों पर? मुझे एक तो तुम खुद गलत साइड से गाड़ी लेकर आ रहे थे, ट्रैफिक रूल थोड़ा वो अलग, और ठोस हम पर ऐसे चला रहे हो जैसे कोई एहसान कर दिया हो तुमने हम पर। मदीहा एक के बाद एक उसे सुनाई जा रही थी। सोफिया ने भी उसे नहीं रोका, उसे पता था वो रुकने वालों में से थी भी नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में था ना वह कुछ गलत करती थी ना बर्दाश्त करती थी। और अभी तो मदीहा का दिमाग पहले से ही खराब था अदनान की वजह से, और अब उसका सामना एक ऐसे मगरूर और बदतमीज इंसान से हो गया। यह रिएक्शन उसका बड़ा नॉर्मल था। वही मिर्जा का ड्राइवर जो हैरान आंखों से मदीहा को देख रहा था, वो जरा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, लड़की जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? यह बहुत बड़े नेता है यहाँ के। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, यह चाहे नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई सीईओ, जो भी है अपने लिए है। मेरे बैंक बैलेंस में पैसे नहीं डालते जो मैं इनका एहसान मानूं, समझे? और अपनी चोच तो तुम बंद रखो, तुम्हारे मालिक से बात कर रही हूँ मैं, बीच में मत बोलो वरना चौराहे पर पिटूंगी सबके सामने। उसकी बात सुनकर एक पल तो वो ड्राइवर डर जाता है, पर फिर दोबारा उस पर चिल्लाते हुए कहता है, एक बदतमीज लड़की तेरी तो। वो इतना ही कह पाया था कि मिर्जा उसे एक नज़र घूर कर देखता है और अपने हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहता है। फिर मदीहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, हमारी गलती थी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसे माफ़ी मांगता देखा उसका ड्राइवर एकदम हैरान हो जाता है। वैसे भी उसे काफ़ी देर से हैरानी के अटैक मिल रहे थे, पर यह बात जरा बड़ी थी मिर्जा, और किसी से माफ़ी नामुमकिन था। यह मदीहा, तुम दोबारा यह ना करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? फालतू में हमारा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। तुम जैसे नेता टाइप लोगों के पास तो कोई काम नहीं होता, पर हमारे पास बहुत कम है। इतना कहकर वह सोफिया की तरफ मुड़कर कहती है, चलो वैसे भी बहुत एंटरटेनमेंट हो गया आज के लिए। इतना कहकर वह अपनी कर की तरफ बढ़ने वाली होती है कि मिर्जा उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट। मदीहा उसकी तरफ मुड़कर चिढ़ते हुए, अब क्या है डॉट? मिर्जा शांति से, अब बुरा ना माने तो आपका नाम जान सकता हूँ डॉट? मदीहा, नहीं मैं बुरा मान जाऊंगी इसलिए मत जानो, और वैसे भी कौन सा मेरा नाम जानकर तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी है? और शक्ल से देखकर तुम्हें लगता भी नहीं है कि तुम कोई आधार कार्ड बनाने वाले हो जो मेरा नाम पता चाहिए तुम्हें। अब ऐसा है, अपनी गाड़ी लो और निकलो अपने इस ड्राइवर के साथ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग ठनका ना तो यही पुलिस बुलाऊंगी, और फिर तुम्हारा जो हाल होगा कसम से तुम्हें पसंद नहीं आएगा। का कहकर वह गुस्से में उसे एक नज़र देखकर सोफिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाती है, और अमन भी उनके पीछे पीछे जाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है, पर मिर्जा वो तब तक उस गाड़ी को देखता रहता है जब तक उसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद एक नज़र अपने ड्राइवर को घूरते हुए कहता है, अब तुम अपने पैरों पर चलकर गाड़ी तक आओगे या फिर 4 कंधों पर जाओगे? उसकी बात सुनकर वह ड्राइवर जो अभी तक हैरान खड़ा था हड़बड़ाते हुए उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलना है, तो मिर्जा पीछे वापस बैक सीट पर बैठता है और ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। मिर्जा अभी भी अपनी सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए बैठा मुस्कुरा रहा था, पर यह मुस्कुराहट कोई नॉर्मल नहीं थी। यह अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसमें एक सनक थी जो आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा लाने वाली थी, पर यह खतरा शायद किसी और के लिए कम और उसके खुद के लिए ज्यादा होने वाला था, क्योंकि उसकी नज़र एक ऐसे शख्स की अमानत पर पड़ चुकी थी जो अपनी पोजेसिव में खून की नदियां बहाने की ताकत रखता था। अब देखना यह था कि जब दो एक जैसे लोग आमने सामने होंगे तो कौन सा आंधी तूफान आएगा। मदीहा और सोफिया जब घर आते हैं
तो सब लोग हॉल में ही बैठे थे। उन्हें आता देख वो उससे एग्जाम के बारे में पूछते हैं, तो मदीहा ने भी मुस्कुराते हुए सबको कहा अच्छा गया है और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई। यहाँ नाजिया जी ने भी सोच लिया था कि कम से कम उनकी बेटी इस पर पास हो जाएगी। इधर मदीहा कमरे में आई तो वो काफी थक गई थी, इसलिए कपड़े चेंज करके सीधा बेड पर लेट गई। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर देखा तो यह अदनान का कॉल था। यह 5वां कॉल था जो वो उसे अब तक कर चुका था, पर मजाल है जो उसने एक भी उठाया हो। इस बार भी उसने फोन की पूरी घंटी बजने दी पर उसे उठाने का तकल्लुफ नहीं उठाया। ऐसे ही उसके बाद न जाने एक के बाद एक कितने फोन कॉल्स आए पर उसने एक भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि फोन की तरफ देखा भी नहीं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो यह भी अदनान का ही था, जिसमें लिखा था, चुपचाप फोन उठाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास है फोन, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी। पर मदीहा तो मदीहा थी, वो कहाँ किसी से डरती थी। जो अदनान से डर था वो भी शादी के बाद पूरी तरह जैसे खत्म हो गया था, इसलिए उसने तब भी ना फोन उठाया ना मैसेज का रिप्लाई किया, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर अदनान भी जिद्दी था, वो लगातार उसे फोन कॉल किए जा रहा था। आखिर में परेशान होकर उसने फोन स्विच ऑफ करते हुए खुद से कहा, नहीं, इनके पास तो बीवी के लिए टाइम नहीं था ना, इन्हें सिर्फ काम करना था। अब कम करें, अब क्यों मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। वहां लेने तक तो आ नहीं पाए, अब झूठी हमदर्दी दिखाएंगे। आए बड़े हस्बैंड बनने वाले। सुबह जल्दी उठने के कारण और थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ गई और वो भी गहरी नींद की आगोश में खो गई। इधर अदनान के ऑफिस में वो गुस्से में अपने फोन को घूर रहा था, क्योंकि अब मदीहा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था और उसे पता था यह सब उसने जानबूझ के किया है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए फोन को घूर कर कहता है, यह लड़की मुझे गुस्सा दिलाए बिना मानती नहीं है, इसे तो घर जाकर बताता हूँ मैं। इतना कहकर वो अपना फोन लेकर जाने वाला होता है कि तभी जैद केबिन में आते हुए पूछता है, सर आप जा रहे हैं? वो एक क्लाइंट आए थे आपसे मिलने के लिए। अदनान, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जितनी भी मीटिंग थी सबको कैंसिल करो, घर जाना ज्यादा जरूरी है। उसकी डेस्परेशन देखकर जैद पूछता है, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? अदनान, अगर अब मुझे घर जाने में देरी हुई तो शायद मेरी बीवी मुझे कमरे में घुसने भी ना दे। वैसे भी उसका दिमाग छोटा जरूर है पर गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए घर जाकर उसे शांत करना पड़ेगा, वरना मेरी जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। बिकॉज हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो अब जितनी भी मीटिंग्स और काम है वो तुम हैंडल कर लेना, बाकी मैं कल आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है बिना जैद की कोई बात सुने, और जैद को बस उसे देखता रह जाता है। कभी कभी उसे यकीन नहीं होता था कि उसके सर जिससे हर कोई डरता था वो अपनी छोटी सी बीवी के गुस्से से इतना घबरा जाते थे। इधर मिर्जा भी अपने ऑफिस में बैठा मदीहा के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी कोई उसकी केबिन का दरवाजा लॉक करता है तो वो अंदर आने की इजाजत देता है, तो उसका असिस्टेंट पवन अंदर आते हुए कहता है, सर हमने बहुत कोशिश की पर मिस्टर सिद्दीकी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है और ना ही वो लोग मामला सेटल करने के लिए राजी हो रहे हैं। हमने लखन के घर पर कुछ गुंडे पहुंचाए थे पर वहां पर पहले से सिक्योरिटी थी और दूर से गोली चलाने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मिर्जा जो अभी तक मुस्कुरा रहा था गुस्से में पेपर वेट उठाकर उसके सिर पर मारते हुए कहता है, किस बात का असिस्टेंट बनाया है मैंने तुम्हें? एक वकील से अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही तुम्हारी, मुझे नहीं पता यह केस किसी भी तरह कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। एक काम करो, अदनान सिद्दीकी के बारे में पता करवाओ, इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और कुछ भी कर कल मेरी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं खुद अब इस मामले को ठंडा करूंगा, क्योंकि तुम जैसे नालायक लोगों से कुछ नहीं हो सकता। पवन बेचारा जिसका सर इस वक्त खून से लाल हो रखा था, वो अभी भी डरते हुए मिर्जा को देख रहा था, क्योंकि उसके सामने बैठे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता उसे ही अभी इस बिल्डिंग से नीचे पटक दे। इसलिए वो डरते हुए हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिर्जा दांत पीसते हुए खुद से कहता है, अदनान सिद्दीकी तुमसे बिना मिले तुमने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है। कहाँ अभी मैं कितने खूबसूरत ख्वाबों के बारे में सोच रहा था और कहाँ तुमने आकर टेंशन दे दी मुझे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना लोगों को इंसाफ दिलाने का, अब खुद के लिए इंसाफ मांगने रहोगे। कभी कभी पावर का नशा इस तरह सिर पर चढ़ जाता है कि हम किस से लड़ रहे हैं यह तक नहीं जान पाते। इस वक्त मिर्जा के साथ भी यही हो रहा था। अदनान के बारे में बिना कुछ जाने समझे वो समझ रहा था कि उसे तबाह कर सकता है, पर शायद उसकी सोच ही उसकी खुद की तबाही की पहली निशानी थी।
शाम का वक्त करीब 6 बजे अदनान की कार सिद्दीकी हवेली में इंटर करती है। उसका ऑफिस बहुत दूर था और ट्रैफिक के कारण यहां तक आने में आज उसे 2 घंटे लग गए थे। वो बेसब्री से गाड़ी से उतर कर चाबी गार्ड की तरफ उछालकर उसे गाड़ी पार्क करने का इशारा करते हुए खुद घर के अंदर आ जाता है तो हॉल में ही शिफा जी और नाजिया जी रुखसार जी से कुछ बातें कर रही थी। वो उन्हें सलाम कर सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसकी इस हड़बड़ी पर वो तीना मुस्कुरा उठती हैं। उन्होंने या किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अदनान में निकाह के बाद इतने बदलाव आएंगे। उसकी जिंदगी काफी बदल गई थी। अब तो उसकी शुरुआत मदीहा से होती थी और दिन खत्म भी उस पर जाकर होता था। पहले भी वो उसकी केयर करता था पर अब जब उसे हक मिल चुका था तब तो उसके जज्बात और किसी से भी नहीं छिपे थे। अदनान कमरे में आता है तो मदीहा ब्लैंकेट में दुबकी गहरी नींद में खुद में सिमटी हुई सो रही थी। वो अपना कोट वहीं सोफे पर बेदर्दी से फेंक कर उसके पास बेड पर बगल में बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगता है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फ़ोन पर जाती है जो कि मदीहा का था। वो उसे उठाकर देखता है तो वो स्विच ऑफ था। उसका शक बिल्कुल सही था। उसने जानबूझकर फ़ोन स्विच ऑफ किया था और उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत नाराज़ है। और क्यों है यह भी अदनान को पता था। वो एक नज़र घड़ी को देखता है तो शाम के 6:30 होने वाले थे। इसका मतलब साफ था कि वो पिछले 3 घंटों से गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से उसे पुकारता है, कपकेक वेक अप लुक आई एम हियर। पर जो एक आवाज में उड़ जाए वो मदीहा कहा। वो अभी भी बढ़िया आराम से अपनी गहरी नींद में सो रही थी और अदनान को भी अंदाजा था कि वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाली। वो हर रोज उसे उठाता था। उसे पता था कि वो कितने नाटक करने के बाद सोकर उठती है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर लिटाकर खुद बेड क्राउन से सिर टिकाए उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वैसे ही प्यार से कहता है, बच्चा अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। इतना सारा सोना अच्छी बात नहीं होती, कम ऑन। इस बार उसकी आवाज़ जरा तेज थी और उस आवाज़ का असर भी हुआ। मदीहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखती हैं तो उसे अदनान का चेहरा बिल्कुल अपने नज़दीक मिलता है। यह महसूस करके वो फौरन हड़बड़ाते बढ़ाते हुए उठती है पर इससे पहले वो उससे दूर हो पाती अदनान उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक कर लेता है। वैसे भी वो उसके ऊपर ही लेटी हुई थी इसलिए उसके इस एक्शन से वो उसके एकदम नज़दीक चली जाती है। अदनान उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अभी ठीक से नींद खुली नहीं है और दूर जाने की प्लानिंग करनी भी शुरू कर दी, नॉट बैड कपकेक। उसकी आवाज़ सुनकर मदीहा होश में आती है और उसे हल्का सा धक्का देते हुए उससे दूर होकर बिना किसी भाव के पूछती है, आप कौन है डॉट। उसके सवाल पर वो आंखें छोटी करते हुए उसे घूरकर अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, नींद से सोकर उठी हो या कोमा से अभी याद नहीं है। 10 दिन पहले निकाहनामा साइन किया था, शोहर हूँ तुम्हारा पूरे हक के साथ और कायदे से पेपर के साथ। चाहो तो दिखा दूँ, एक कॉपी है मेरे पास। मदीहा, तो आप मेरे शोहर है, याद है आपको। मुझे तो लगा कि आप भूल गए होंगे क्योंकि बीवियों की कुछ जिम्मेदारी होती है और आपको देखकर लगता नहीं है आप उनमें से कोई भी जिम्मेदारी उठाने के मूड में हैं। उसके शब्दों में नाराजगी साफ समझ आ रही थी और अदनान को भी अंदाजा हो गया था कि अब उसे मनाने के लिए उसे जरा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अजीब लड़की थी, ना तो उसे कोई हक देती थी, ना शोहर का दर्जा देती थी और ना खुद अपने मुंह से कबूल करती थी कि वो इस शादी को मानती है, पर बीवियों वाली हरकतें पूरी करती थी। रोब भी था, हक भी था, बस कुछ नहीं था तो वो थी मंजूरी। अदनान, क्या हो गया, इतनी भड़की क्यों हो डॉट। मदीहा उसकी बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भड़की कहाँ हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है और वैसे भी आपको कौन सी मेरी फिक्र है। आप तो काम कीजिए, अपना कोट उठाइए, जूते पहनिए और निकल जाइए अपने दफ्तर के लिए, क्योंकि घर पर बीवी है। इस बात का तो आपको कोई होश रहता नहीं है, मतलब शर्म नहीं आती आपको। सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लेने आएंगे और फिर मुझे लेने आने तक की फुर्सत नहीं मिली। आपको तो बहुत काम होते होंगे ना, मैं ही फालतू में उम्मीद लगा रही थी। सब मेरी गलती है, आज के बाद ना मेरे किसी काम को करने की जरूरत है और ना ही मेरे नजदीक आने की, मुझसे तो दूरी रहिए आप। इतना कहकर वो बेड से उठने लगती है तो अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से कहता है, अच्छा मेरी जान, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट केस आ गया था, वरना मैं पक्का आता तुमको लेने।
मदीहा: हाँ तो अब क्यों आ गए, जाइए सॉल्व कीजिए, आप ही तो एक वकील है, पूरी दुनिया में आपके अलावा थोड़ी ना किसी को काम होता है, जाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे मनाने की, और यह जो आप चाशनी घोल कर बातें करते हैं ना, सब समझती हूँ मैं, आपको वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं आता, पहले बातें करेंगे, उम्मीदें देंगे और फिर नी वादों को निभाएंगे और ना ही उम्मीदों पर खड़े होंगे। इतना कहकर वह दोबारा उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती है, पर अदनान की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। अदनान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं, ऐसी बात है डॉट। मदीहा सब पकाते हुए, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मुझे लेने आए या जहन्नुम में जाए, आई डोंट गिव अ डैम। अदनान: अब देखो जॉन, मैन जहन्नुम में तब तक नहीं जा सकता तब तक तुम मुझे रास्ता गाइड नहीं कर देती, क्योंकि वहां जाने वाली हरकतें तो तुम्हारी ज्यादा है, जितनी शैतानियां तुम करती हो ना, मुझसे पहले तो तुम ही जाओगी, समझी। और रही बात कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो कितना झूठ बोलती हो तुम, अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना तो यहाँ इस तरह चिल्ला नहीं रही होती, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, तुम तो कत्ल भी कर दो तब भी तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, पर अब ऐसे रूठो तो मत, सॉरी ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, उस वक्त सच में अर्जेंट था, वरना मैं आता तुमको लेने। मदीहा को जब लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, तो वो अपनी सख्त आवाज में उससे दूर होते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ आप ना मुझसे दूर ही रहिए, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि मैं आपको अपना कोई भी नहीं मानती, मैं कभी भूलूंगी नहीं आपने कैसे सब लोगों को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की थी। इतना कहकर वो अपना दुपट्टा लेकर उसे ठीक से ओढ़ते हुए कमरे से चली जाती है, और अदनान बस उसे देखता रह जाता है, वो पूरी दुनिया फतह भी कर लेना तब भी मदीहा को लेकर बेबस ही रह जाता, यह लड़की उसे इतना हेल्पलेस बना देती थी जिसकी कोई हद नहीं थी। सही कहते हैं शायर लोग, मोहब्बत अच्छे अच्छे बादशाह को फकीर बना देती है, अदनान के केस में भी यही था, पूरी दुनिया पर वो कितना भी रोब जमा ले, मदीहा के सामने उसकी भी चलती नहीं थी। पर अब यह मसला था कि वो अपनी जिद्दी बीवी को मनाए कैसे। अदनान: किसी मुश्किल केस को जीतना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए जितना इस 5 फुट 2 इंच की लड़की को मानना है, पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, इससे बेहतर तो मैं मीटिंग छोड़कर इसे लेने आ जाता, इसके बिना रहा नहीं जाता और इसके साथ यह रहने नहीं देती। चलो अदनान मियाँ, दूसरों पर तो बहुत रोब जमा लेते हो तुम, जरा बीवी को भी मना कर दिखाओ। यही सब सोते हुए वो अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। अदनान कपड़े बदल कर नीचे आया तो मदीहा वही बाकी सबके साथ बैठीन बातें कर रही थी, वो खुद भी आकर अजहर के बगल में बैठ गया, मरमजाल है जो उसने एक नज़र उसे देखा भी हो नज़र उठाकर। अदनान बस एक टक उसे ही देख रहा था, पर वो बस सोफिया से बातें करने में बिजी थी, खुद को यूं इतनी बुरी तरह नजरअंदाज होता देख वो जरा सख्त आवाज में शिफा जी से कहता है, अम्मी मेरे लिए कॉफी पहुंचवा देना स्टडी रूम में, आई हैव सम वर्क। यह उसने मदीहा को ही घूरते हुए कहा था और सब समझ गए थे कि वो वजूर कह जरूर शिफा जी से रहा था, पर हुक्म मदीहा के लिए था। वो अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है और मदीहा उसे एक नज़र देखती तक नहीं। उसके जाने के बाद नाजिया जी मदीहा से कहती है, बेटा जाओ अदनान के लिए कॉफी बना दो। मदीहा उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए, अम्मी कोई और बना देगा ना, मैं क्यों। वो अभी इतना ही कह पाई थी कि नाजिया जी उसे घूरते हुए कहती है, बीवी हो तुम उसकी, चुपचाप जाओ और कॉफी देकर आओ उसे। उनके इस तरह घूरने पर मदीहा मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अब भाई मर्तीना क्या करती। मदीहा किचन में आकर बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाते हुए खुद से कहती है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और मैं यहाँ उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। वाह, मदीहा सिद्दीकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जूते के नीचे दबाते हुए अपने अकड़ू चंगेज खान बदतमीज घमंडी जेलर जैसे हस्बैंड के लिए कॉफी बना रही हो, सो आइकॉनिक। कॉफी बनाते हुए वो चीनी का डिब्बा उठाकर शक्कर डालने वाली थी कि तभी कुछ सोचते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए शक्कर के डिब्बे को वहीं रखकर नमक का डिब्बा उठाते हुए खुद से कहती है, जो इंसान खुद इतना कड़वा है उसे शक्कर कहाँ रास आएगी, और जब मेरी नमक वाली कॉफी पीने की इतनी आदत हो गई है तो वाई नॉट वंस मोर। यह कहकर वो कॉफी निकालकर मग में सर्व करती है, पर मसला यह था कि देने कौन चाह, क्योंकि उसका तो कोई इरादा नहीं था। अब भाई ईगो कम था क्या उसमें। वो कॉफी का मग ट्रे में रखकर बाहर आती है तो उसकी नज़र एक मुलाजिम पर जाती है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर कहती है, सुनिए एक काम करेंगी आप, प्लीज इसे उस चंगेज खान को दे आएंगी।
वो मुलाजिम जो एक 40 से 50 साल की औरत थी वो नासमझी में पूछती है, कौन चंगेज खान बीबी जी? मदीहा मुंह बनाते हुए, अरे वही आपके छोटे मालिक और मेरे शौहर अदनान जी। उसके मुंह से यह सुनकर वो मुलाजिम हैरान होते हुए आंखें बड़ी कर उसे देखती हैं, क्योंकि जिस इंसान के सामने बंदा 10 बार सोचेगा उस इंसान की वो ऐसे बेइज्जती कर रही थी। मदीहा उन्हें ऐसे हैरान देखकर कहती है, अरे आप क्या सोच रही हैं, जाइए। मुलाजिम डरते हुए, नहीं नहीं बीबी जी वो गुस्सा करेंगे, उन्हें नहीं पसंद कोई जाए उनके स्टडी में, आप तो जानती है उनका गुस्सा। मदीहा, अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रही हूं ना, उन्होंने ही कहा है आप जल्दी जाइए। अब वो मुलाजिम भी क्या कहती, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है और मदीहा भी वहां से गार्डन की तरफ चली जाती है जहां सोफिया और उम्मीद झूले पर बैठकर बातें कर रही थी, तो वो भी बातें करने लगती है। इधर अदनान के स्टडी रूम में वो कोई फाइल पढ़ रहा था, पर उसकी निगाहें बराबर से दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर भी वो जरा सख्त आवाज में कहता है, कम इन। उसकी मंजूरी मिलने पर एक मुलाजिम अंदर आती हैं, तो अदनान फौरन बेचैनी से नजरें उठाकर वहां देखता है, पर मदीहा की जगह किसी मुलाजिम को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो घूरकर उसे देखकर सख्त आवाज में कहता है, आप यहाँ किसकी परमिशन से आई है और मेरी बीवी कहाँ है? मुलाजिम जरा हड़बड़ाते हुए, वो मुझे तो यहाँ बीबी जी ने ही भेजा था आपको कॉफी देने के लिए। उसकी बात सुनकर अदनान का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो उसे कॉफी वही रखकर जाने का इशारा करता है, तो वो मुलाजिम भी तुरंत कॉफी रखकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अदनान एक नज़र उस कॉफी को देखता जिस तरह वो सर्व किया गया था। इसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि यह जरूर मदीहा ने ही बनाई है। वो उसे उठाकर कप को घूरते हुए गुस्से में कहता है, तुमसे प्यार से डील कर रहा हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाउ डेयर यू टू इग्नोर मी मिसेस सिद्दीकी, लुक्स लाइक इट्स टाइम टू शो यू रियल अदनान सिद्दीकी। यह कहते हुए वो एक सिप लेता है, तो उसमें शक्कर की जगह नमक टेस्ट कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, आई हैव रियली मैरिड अ किड। ऐसी बचकानी हरकतें सिर्फ यही लड़की कर सकती हैं। इतना कहकर वो काफी वही रखकर तेजी से स्टडी रूम से बाहर जाता है, तो उसे वहां कहीं मदीहा नहीं दिखती। वो हॉल की तरफ आती हैं, तो वो वहां पर भी मौजूद नहीं थी। यह देखकर उसका माथा ठनक जाता है। वो अपने कमरे में जाने वाला थी कि तभी उसे मदीहा के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा कर गार्डन में आता है, तो वो सोफिया और उम्मीद से बड़े मजे से बातें कर रही थी। यह देखकर वो लंबे लंबे कदम लेते हुए उनके पास आता है और मदीहा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही उसे ऐसे जबरदस्ती ले जाने पर मदीहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अदनान की पकड़ काफी मजबूत थी। वो उसे सीधा वहां से पीछे की तरफ ले जाता है जहां कोई नहीं था, और सोफिया और उम्मीद तो बस उन्हें देखते रह जाते हैं। अब वो बोल भी क्या सकते थे। इधर अदनान मदीहा को बैक साइड लेकर आता है, तो मदीहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं, छोड़िए मुझे। अदनान उसका हाथ जोड़कर उसे दोनों बाजू पकड़कर एकदम से दीवार से लगाते हुए गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा था। मदीहा, मैंने भी मुलाजिम के हाथों आपकी कॉफी भेजी थी। अदनान गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था लाने के लिए, किसी मुलाजिम से नहीं। मदीहा मुस्कुराते हुए, फारिक फ्री नहीं थी मैं। उसके इस बेफिक्र जवाब पर अदनान गुस्से में कहता है, ओह रियली, ऐसा कौन सा काम था तुम्हें जो अपने शौहर को कॉफी नहीं दे सकती थी? मदीहा, अब क्या करें, हम जैसे छोटे लोग आपकी तरह बड़े बड़े काम तो हमें नहीं रहते, पर फिर भी हम भी फ्री नहीं होते, हमें भी 1000 काम होते हैं। अदनान उसके जवाब पर गुस्से में कहता है, जानबूझकर इग्नोर कर रही हो ना मुझे? मदीहा उसकी आंखों में ही सेम टशन से देखते हुए, हाँ कर रही हूं तो क्या करेंगे आप? मेरी मर्जी, जिसे चाहे देखूं, जिसे चाहे अटेंशन दूं, और जैसे आपके पास मुझे कॉलेज से लेकर आने का टाइम नहीं था तो मुझे भी आपको कॉफी देने का टाइम नहीं था। एज सिंपल एज दैट। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरकर कहता है, तो तुम बदला ले रही हो? मदीहा उसके नजदीक जाते हुए, क्यों मैं नहीं ले सकती? और अगर ले भी रही हूं तो आप क्या कर लेंगे?
आपने मुझसे ऊपर अपने काम को रखा तो मैंने भी आपसे ऊपर सोफिया को रख दिया, हिसाब बराबर। अदनान को अब समझ आ गया था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और जरा शांत होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर जरा प्यार से कहता है, कपकेक बेबी लिसन, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, पर बच्चे इम्पोर्टेंट काम था, वरना मैं आता तुमको देने, और मुझे लगा तुम्हें इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा प्लीज। मदीहा उसका हाथ अपने चेहरे से हटकर कहती है, आपको बहुत कम होगा ना, अपना टाइम मुझ पर यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपका काम मेरी वजह से लेट हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए दोबारा जरा नाराजगी से गुस्से में कहता है, यू कांट इग्नोर मी लाइक दिस मिसेस सिद्दीकी। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूरकर कहती हैं, आई कैन डू इट मिस्टर सिद्दीकी, मैं आपको देखूं या ना देखो यह मेरी मर्जी है। इतना कहते हैं उसे हल्का सा पुश करके वहां से चली जाती है और अदनान गुस्से में उसे देखता रह जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, मेरा डर तो जैसे बिल्कुल खत्म हो गया है, इसके लिए जितना आसान लग रहा था उतना आसान शायद है नहीं, पता नहीं कैसे मानेगी अब यह। फिर वो भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। मदीहा आज अदनान से दूर सोफिया के पास बैठी थी और अदनान को भी मजबूरन उससे दूर बैठना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर वालों को उनके मसलों के बारे में पता चले। तभी सोफिया कहती है, मदीहा तुमने अपने नाइट सूट शायद गलती से मेरे कमरे में रख दिया है। मदीहा मुस्कुराते हुए, गलती से नहीं रखा है, मैं आज तुम्हारे कमरे में ही सोने वाली हूँ। वो क्या है ना, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ डाउट पूछना है, तो तुम मेरी मदद कर दोगी इसलिए। उसकी बात सुनकर घर वाला कोई कुछ नहीं कहता, पर अदनान उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। बस एक ही चीज थी जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, और वह था मदीहा का उससे दूर जाना, फिर चाहे वो नाराजगी में ही क्यों ना हो। ऐसे ही सब लोग अपना अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कमरे में जाने वाले होते हैं कि अदनान को सोचते हुए सोफिया उम्मीद, रियान और अजहर से कहता है, क्यों ना आज मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलौने लेकर चलूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं, क्योंकि अदनान उन लोगों के साथ कभी कहीं नहीं जाता था। बहुत जिद करने के बाद भी एक दो बार वो कभी उन्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता था, वरना तो यह मुश्किल ही था। पर आज वो खुद से कह रहा था, पर कोई भी अपनी खुशी जाहिर कर पाता उससे पहले ही मदीहा बिना अदनान की तरफ देख रहती है, इतनी ठंड में मुझे आइसक्रीम खाने का कोई शौक नहीं है। अब यह सबको दूसरा झटका लगा, क्योंकि मदीहा तो जैसे आइसक्रीम से ऑब्सेस्ड थी, वह कभी भी और कितनी भी आइसक्रीम खा सकती थी, और आज वो खुद ही मना कर रही है। पर इस पर भी कोई कुछ का पता उससे पहले ही अदनान मदीहा को देखते हुए कहता है, हम हॉट कॉफी भी पी सकते हैं या कुछ और भी। इस बार मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही सोफिया रहती है, हाँ हाँ हम सब चलेंगे, और क्यों नहीं चलेंगे भला, वैसे ही मैं तो आज एग्जाम देकर इतना थक गई थी, अब एक आइसक्रीम तो बनती है, और ऊपर से भाई पहली बार खुद अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। अब बेचारी मदीहा भी क्या कहती, इसलिए उसे भी हाँ करनी पड़ी। खैर देखते हैं अदनान मियाँ कैसे अपनी बेगम को मानते हैं। अदनान के ऑर्डर पर सब लोग खुशी खुशी निकल पड़ते हैं आइसक्रीम खाने। सिवाय मदीहा के सब खुश थे, क्योंकि लोग ज्यादा थे, इसलिए दो कार जा रही थी, एक में अदनान मदीहा और सोफिया और दूसरे में अजहर रियान और मदीहा। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से आइसक्रीम पार्लर पर आकर रुकी। यह बहुत खूबसूरत जगह थी। सब गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे और अदनान और अजहर कार पार्क करने चले गए। कार पार्क कर वह दोनों भी अंदर जाने लगते हैं कि तभी अजहर कुछ सोचते हुए अदनान से कहता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, कोई बात है क्या। अदनान बिना उसे देखे वहां लगी एक बड़ी सी कांच की दीवार से दूसरी तरफ बैठी मदीहा को देखते हुए कहता है, हाँ आज सुबह मैडम का लेने नहीं जा पाया ना, इसलिए नाराज है। उसकी बात सुनकर अजहर हल्का सा हंसते हुए कहता है, हद होती है, यह सच में बेवकूफ है, इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करना, कुछ काम होगा आपको इसलिए नहीं जा पाए, मैं सोफिया से कहूंगा वो समझा देंगी, उसे इस तरह ओवर रिएक्ट करना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अदनान इस बार उसे देखकर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगता है मुझे उसके नखरे उठाने में, और यह जो उसका बिहेवियर और रिएक्शन है यह सिर्फ उसका गुस्सा नहीं है, नाराजगी और डर भी है। उसकी बात सुनकर अजहर नासमझी में पूछता है, मतलब कैसा डर।
अदनान एक गहरी सांस लेकर, डर इस बात का कि कहीं मैं उसे छोड़कर ना चला जाऊं, नाराजगी उन 2 सालों की जब मैं उसके पास नहीं था। वो शब्दों से कुछ नहीं कहती पर मैं उसे उसकी फितरत से जानता हूं। तुम सब के लिए वो कभी कभी जिद्दी बदतमीज हो सकती है पर मेरे लिए नहीं। मुझसे रूठ कर भी उसकी एक नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती है। बस उसे लगता है कि मुझे खबर नहीं है। और रही बात अभी की नाराजगी की तो वो तो यहाँ से जाने से पहले खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अजहन कहता है, यकीनन उसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पर भाई आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप कहाँ थे उन 2 साल। उसका हक है जानना, अगर उसे कहीं और से पता चला तो प्रॉब्लम होगी। अदनान अपनी गहरी आवाज में, और वो जानने के बाद जो रिग्रेट उसे होगा उसका क्या डॉट। अभी मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता, जितना उसे पता है वो उसे भी समझ नहीं पा रही है। उसकी बात अजहन को भी ठीक लगती है। अब तक वो लोग भी आइसक्रीम पार्लर के अंदर आ गए थे तो वो लोग भी बाकी सबके पास आ जाते हैं जो आइसक्रीम्स में बिजी थे। अदनान मदीहा के बगल में जाकर बैठ जाता है जो अपनी दूसरी आइसक्रीम बड़े मजे से खा रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी आइसक्रीम पर था और अदनान का उस पर। कुछ देर हल्की फुल्की बातों के बीच सब अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और वापस घर जाने के लिए अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं। अदनान ने पेमेंट कर दी थी। वो लोग आइसक्रीम पार्लर से बाहर आकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक अदनान की नज़र वही लगे एक गाड़ी के कांच पर जाती है और उसे एक रेड स्पॉट दिखाई देता है। उसे 1 मिनट भी नहीं लगता यह समझने में कि यह क्या है और वो तुरंत अपने आगे चल रही मदीहा को पकड़कर नीचे झुकाता है और तभी वहां एक बुलेट के चलने की आवाज आती है। इस अचानक से आई आवाज से सब की सब घबरा जाते हैं पर अदनान तुरंत अजहर और रियान को इशारा करता है और वो दोनों सोफिया और उम्मीद को लेकर गाड़ी की तरफ जाते हैं और अदनान भी मदीहा का हाथ मजबूती से पकड़कर दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। पर तभी एक और बार गन चलने की आवाज आती है और वह गोली सीधा मदीहा को लगने वाली थी पर उससे पहले ही अदनान आगे बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर इन सब में वह बुलेट अदनान के बाजू पर आकर लगती है और वहां से तेजी से खून बहने लगता है। वो तो अच्छी बात थी कि बुलेट सिर्फ छूकर गुजरी थी। इस इंसिडेंट से मदीहा तो एकदम घबरा गई थी। वही अदनान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो अभी भी चारों तरफ देख रहा था तभी उसकी नज़र दूर बिल्डिंग के टॉप पर खड़े एक आदमी पर जाती है जिसके हाथ में एक राइफल थी और उसकी नज़रों को पहचानते हुए वह आदमी भी समझ जाता है कि अदनान ने उसे देख लिया है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागता है। फिलहाल अदनान के लिए भी मदीहा को संभालना और बाकी सबको संभालना जरूरी था, इसलिए वह उसका पीछा करने का ख्याल अपने जहन से निकाल देता है। पर अदनान को गोली लगते देख अजहर फौरन उसके पास आता है और घबराते हुए कहता है, भाई आपकी बाजू से तो बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। पर अदनान उसकी बात को बुरी तरह नज़रअंदाज कर मदीहा की दोनों बाजू पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए घबराकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है, टेल मी आर यू ओके डॉट। पर मदीहा वो अभी भी होश में नहीं थी। वो नम आंखों से अदनान को ही देख रही थी जिसकी बाजू से बुरी तरह खून बह रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ मदीहा पर था। उसकी आंखों में फिक्र थी पर अपने लिए नहीं। उसके लिए अजीब है, मोहब्बत का सिलसिला भी अगर खुद की जान पर भी बनाए तब भी फिक्र महबूब की ही रहती है। वही बाकी सबको अदनान की फिक्र हो रही थी। रियान जरा हिम्मत कर कहता है, भाई हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अदनान सीरियस आवाज में, मैं ठीक हूँ, अभी हम सबको घर चलना चाहिए, यहाँ पर सेफ नहीं है। इतना कहकर वो मदीहा का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है पर वो एक कदम भी नहीं बढ़ती। वो अभी भी वही खड़ी थी। वो पलटकर उसकी तरफ देखा है तो वो नम आंखों से उसे देख रही थी। उसे इस तरह रोता देख वो परेशान होकर उसके चेहरे को थाम कर फिक्र के साथ पूछता है, व्हाट हैपेंड कपकेक, आर यू ओके? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? बोलो कुछ हुआ है क्या? रो क्यों रही हो तुम? पर वो कुछ नहीं कहती। वो अभी भी नम आंखों से उसे देख रही थी और अब तो कुछ आंसू उसके गालों तक भी आ गए थे। अदनान उसे ऐसे देखकर बेहद परेशान हो रहा था। वह कुछ और पूछता उससे पहले ही वह एकदम से उसके सीने से आ लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। अदनान उसे ऐसे रोता देख उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए पूछता है, क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? देखो मेरी जान निकली जा रही है, बताओ डॉट। मदीहा रोते हुए, मैं डर गई थी, आपको चोट लग गई।
खून डॉट कितना सारा खून बह रहा है। मुझे लगा आपको कुछ हो जाएगा। गोली गोली लग गई आपको। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और अदनान धीरे धीरे उसके पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस छूकर निकली है गोली, जरा सी खरोच आई है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, तुम शांत हो जाओ प्लीज, यू आर माई गुड गर्ल ना, सो प्लीज कम डाउन। पर वो अभी भी रो रही थी। वही सोफिया की नज़र जब अदनान के बाजू पर जाती है तो अब वहां से और तेजी से खून बह रहा था। यह देखकर वो घबराते हुए कहती है, भाई देखिए ना कितना खून बह रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए, गोली छूकर निकली है, बहुत बड़ी बात है, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटी मोटी खरोंच लगी हो। अदनान, जिसे इस वक्त सिर्फ मदीहा की फिक्र थी, उसका एक एक आंसू जैसे उसके दिल को छन्नी कर रहा था, वो दोबारा सोफिया की बात नजरअंदाज करते हुए कहता है, मैंने कहा ना ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, इतनी लगती रहती है। पर इस बार कोई कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा अदनान से दूर होकर जरा गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, क्या कुछ नहीं हुआ है, गोली छूकर निकली है, आपको अंदाजा भी है कितना खून बह रहा है, अजहर भाई आप गाड़ी निकालिए, हम पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। मदीहा को इस तरह हड़बड़ाता देख अदनान जरा मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बाद में डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ओके। उसे इस तरह नॉर्मल देकर मदीहा उसे हल्का सा धक्का देखते हुए चिल्लाकर कहती है, क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ की रट लगा रखी है आपने, अंदाजा भी है अभी कुछ हो जाता तो क्या होता, हम सबका और मेरा क्या होता, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है, क्यों आपको हर वक्त सख्त बनना है, तकलीफ हो रही है आपको, बस हमें बताना नहीं है, अरे हम क्या बेवकूफ़ हैं, हमें दिखाई नहीं देता डॉट, क्या महसूस नहीं होता कि आप कितने दर्द में हैं, बस आप इस तरह मुस्कुराएंगे तो आपको क्या लगता है हम मान जाएंगे, और अजहर भाई आप अभी तक खड़े क्यों हैं, मैंने कहा ना गाड़ी निकालिए है, सुनाई नहीं देता है आप लोगों को मेरी बातें। उसे ऐसे गुस्से में देखकर अजहर भी फौरन कार निकलता है जो अभी पार्किंग में लगी हुई थी, और तब तक अदनान, रियान, सोफिया और उम्मीद को घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं था, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उन पर हमला हुआ था। उसने कहा तो मदीहा को भी जाने का था, पर वो तो जैसे जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ देर न मानने के बाद आखिरकार रियान को अदनान की बात सुननी ही पड़ती है और वो सोफिया और उम्मीद को लेकर घर की तरफ चला जाता है और अदनान, अजहर और मदीना हॉस्पिटल की तरफ। अदनान और मदीहा अजहर के साथ हॉस्पिटल आते हैं। तब तक अदनान के बाजू से काफी ज्यादा खून बहने लगा था और उसे इस तकलीफ में देखकर मदीहा की हालत खराब होती जा रही थी। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो अजहर एक डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर को अदनान की पट्टी करना कहता है, तो वो डॉक्टर जो करीब 24 से 25 साल की होगी, वो तो अदनान में खोकर ही रह जाती है। इस वक्त उसने एक नॉर्मल की वाइट टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और उस पर मेसी हेयर्स, वो इस रफ टफ लुक में भी कमाल लग रहा था। इतना कमाल कि वो डॉक्टर तो बस एक टक उसे निहारे जा रही थी। वहीं मदीहा की नजरें जब उस डॉक्टर पर जाती है हो तो वो गुस्से में उसे घूरकर कहती है, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है डॉट। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर उसे नासमझी में देखकर पूछती है, जी मतलब डॉट। मदीहा, मैंने कहा तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ वो कौन सी बेहुदा यूनिवर्सिटी है जिसने तुम्हें डॉक्टर बना दिया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पेशेंट के जख्मों पर कम और उनके चेहरों पर ज्यादा है। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए अदनान के जख्मों को चेक करने लगती है और अदनान वो मुस्कुराते हुए मदीहा को देख रहा था। डॉक्टर, यह तो गोली लगने से हुआ है, हमें पुलिस केस करना होगा। अदनान उस डॉक्टर को देखकर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। उसकी सख्त आवाज सुनकर वो डॉक्टर अपना काम करने लगती है। वो अदनान की पर्सनालिटी से जरा डर गई थी। मदीहा भी अदनान का दूसरा हाथ मजबूती से पकड़े एक टक उस डॉक्टर को देख रही थी कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे। वो डॉक्टर भी अपना काम कर कर अजहर को कुछ दवाइयां लाने का कहकर चली जाती है और अजहर भी वो दवाइयां लेने चला जाता है। मदीहा अभी भी उसके पास खड़ी उसके हाथ को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी बस रो देगी। यह देखकर अदनान हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम तो नाराज थी ना डॉट। उसकी बात सुनकर मदीहा कहती हैं, हाँ वो मैंने अपनी नाराजगी जरा होल्ड पर डाल दी है, जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं वापस नाराज हो जाऊंगी। उसकी बात अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, फिर तो अच्छा होता वो गोली मुझे लग ही जाती। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में कहती है,
आप ऐसा क्यों कहा रहे हैं डॉट। यह कहते कहते उसकी आवाज रुहासा हो गई थी। अदनान, तुमने ही तो कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मुझसे नाराज नहीं होती, तो अगर गोली मुझे लगी होती है तो मैं ज्यादा वक्त तक बीमार रह पाता और तुम मुझसे नाराज भी नहीं होती, तो यह तो अच्छी बात है ना। मदीहा, अगर गोली लगती तो आपको जो तकलीफ होती उसका क्या डॉट। अदनान उसकी आंखों में देखकर, वो तकलीफ उस तकलीफ के बराबर कुछ नहीं होती जो मुझे तब होती है जब तुम मुझसे नाराज होती है या इग्नोर करती हो। ऐसा लगता है जैसे सांसें थम रही है मेरी। उसकी बात सुनकर मदीहा नमा आंखों से बस उसे देखती रह जाती है। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि उसने कितना ओवर रिएक्ट कर दिया है। वो अपना सिर झुकाकर किसी मुजरिम की तरफ कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया और आपके साथ बदतमीजी भी की। मैं डॉट में अच्छी नहीं हूं ना। यह कहते कहते उसके आंसू उसके गालों तक आ गए थे। यह सुनकर अदनान फौरन खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और धीरे धीरे उसके बाल सहलाते हुए कहता है, एच कपकेक, यू आर नॉट अलाउड टू क्राई बिकॉज सीइंग यू क्राइंग हर्ट्स मी। और तुम बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी। यू आर लाइक अ रेनबो फॉर मी, कलरफुल एंड ब्राइट, जस्ट परफेक्ट। और मुझसे नाराज होना, रूठना तुम्हारा हक है। तुम जितनी बार रूठोगी मैं उतनी बार तुम्हें मना लूंगा। यू आर माई वाइफ, आई बिलोंग्स टू यू स्वीट हर्ट। मदीहा उससे थोड़ा सा दूर रोकर कहती है, पर मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की और इतना ओवर रिएक्ट क्या। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐसा नहीं है बच्चा, लुक आई नो कि अभी यह सब कुछ बहुत नया है तुम्हारे लिए, बहुत छोटी हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इस रिश्ते में। और मैं कोई टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, जैसी तुम हो तुम्हें वैसे ही हमेशा देखना चाहता हूँ। आई लाइक यू द वे यू आर। उसकी बात सुनकर मदीहा अपनी चमकती हुई नजरों से उसे देखती है, फिर उसकी टी शर्ट से नाक पोंछते हुए कहती है, आप इतने भी बुरे नहीं हो, ठीक ठाक तो हो कम से कम। उसकी बात सुनकर अदनान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बदतमीज तो नहीं हो पर अनहाइजीनिक जरूर हो डॉट। यह बात उसने अपनी टी शर्ट के उस हिस्से को देखकर कहा था जहां मदीहा ने नाक पोंछी थी। वही मदीहा उसकी बात सुनकर हल्का सा उसके हाथ पर मारते हुए कहती है, आप बहुत जालिम है। उसके मारने पर अदनान के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, तो मदीहा घबराते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, दर्द हो रहा है डॉट। अदनान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, नहीं बहुत मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉइंग। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में दोबारा उसके हाथ पर हल्का सा वही मारती है जहां लगी थी, तो अदनान की दोबारा आह निकल जाती है। मदीहा तल्खी से मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, आया दोबारा मजा डॉट। उसकी बात सुनकर वो उसे घूर कर देखता है, तभी वहां अजहन आते हुए कहता है, भाई चलिए लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी सिद्दीकी हवेली के सामने आकर रुकती है। अजहर खुद बाहर निकलकर अदनान की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे निकलने में मदद करने लगता है, तो अदनान उसे घूरकर धीरे से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा यह नहीं सुन पाई थी। उसके ऐसे घूरने पर अजहर फौरन उससे दूर हो जाता है और अदनान मदीहा को देखकर जरा मायूसी से कहता है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बाहर आने में मदद करती है। वहीं अजहन हैरान आंखों से अदनान को देख रहा था, कहाँ अभी उसने उसे डांटा था और अब मदीहा की मदद ले रहा है। अदनान अजहर को देखकर सख्त आवाज में, अब तुम जाओ और हाँ, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अजहर हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। मदीहा भी अदनान का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे ऊपर कमरे में लाती है और बेड पर ठीक से बिठाते हुए कहती है, अब आप आराम से बैठिए, मैं अभी आई। इतना कहकर वो जाने लगती है कि अदनान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पलटकर उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ डॉट। अदनान, मुझे मेरी टी शर्ट चेंज करनी है। उसके कहने पर मदीहा की नजरें अदनान की टी शर्ट पर जाती है जो कहीं कहीं खून से लाल हो गई थी। यह देखकर वो अदनान से हाथ छुड़ाकर अलमीरा की तरफ जाती है और उसके लिए एक टी शर्ट निकालकर उसके पास आती है और उसकी तरफ बढ़ा देती है। अदनान एक नज़र उस टी शर्ट को देखता है, फिर वापस उसकी तरफ देखकर कहता है,
पहना भी दो। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन 2 कदम दूर होते हुए कहती है, यह क्या कह रहे हैं आप? अदनान अपनी चोट की तरफ इशारा करते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, देखो मुझे कितनी चोट आई है, अब अगर मैं पहनूंगा तो मुझे दर्द होगा ना, तुम्हें अच्छा लगेगा अपने शौहर को तकलीफ में देखकर, नहीं ना तो प्लीज। मदीहा कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या अब। अदनान कहने पर मदीहा की नजरें अदनान की टी शर्ट पर जाती है जो कहीं कहीं खून से लाल हो गई थी। यह देखकर वो अदनान से हाथ छुड़ाकर अलमीरा की तरफ जाती है और उसके लिए एक टी शर्ट निकालकर उसके पास आती है और उसकी तरफ बढ़ा देती है। अदनान एक नज़र उस टी शर्ट को देखता है, फिर वापस उसकी तरफ देखकर कहता है, पहना भी दो। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन 2 कदम दूर होते हुए कहती है, यह क्या कह रहे हैं आप? अदनान अपनी चोट की तरफ इशारा करते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, देखो मुझे कितनी चोट आई है, अब अगर मैं पहनूंगा तो मुझे दर्द होगा ना, तुम्हें अच्छा लगेगा अपने शौहर को तकलीफ में देखकर, नहीं ना तो प्लीज। मदीहा कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या अब। वो उसे ऐसे भी नहीं सोचता हुआ छोड़ सकती थी। अदनान उसके एक एक इमोशन को नोट कर रहा था। उसे इतना सोचता हुआ देखकर वो मासूम सी शक्ल बनाकर उसके हाथ से टी शर्ट लेते हुए कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगा। हाँ थोड़ा दर्द होगा, हो सकता है कि खून भी निकलने लगे, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। वो यह सब इतनी मासूमियत से कह रहा था कि एक पल को तो मदीहा भी भूल ही गई कि उसके सामने यह वही लड़का बैठा है जो पूरी जिंदगी उसे हमेशा मजबूर करता आया है और आज इतनी भोली शक्ल बनाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अदनान उसके हाथ से शर्ट लेकर पहनने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक उसके हाथ में दर्द होता है और उसकी एक आह निकल जाती है और बस मदीहा को पिघलाने के लिए इतना काफी था। वो उसके हाथ से शर्ट लेकर थोड़ा झिझकते हुए कहती है, कोडोट कोई बात नहीं, मैं पहना देती हूँ। उसकी बात सुनकर अदनान बड़े सेडक्टिव वे में कहता, ठीक है फिर तुम तैयार हो करने के लिए तो मेरी टी शर्ट उतारो। उसके यह कहने का तरीका इतना डबल मीनिंग था कि मदीहा फौरन 2 कदम दूर होते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है? अदनान जिसे बड़ा मजा आ रहा था उसे परेशान करने में, वो दोबारा भोली सी शक्ल बनाकर कहता है, अगर तुम यह टी शर्ट नहीं उतारोगी तो नई कैसे पहनाओगी? सो कॉमन डू इट फास्ट। मदीहा भी बेचारी बुरी फंसी थी। जरा हिम्मत कर वो उसके नजदीक आती हैं और एक नज़र उसे देखकर उसकी टी शर्ट उतारने लगती है। टी शर्ट निकालने के बाद अनायास ही उसकी नज़र अदनान की वेल मेंटेन्ड परफेक्ट बॉडी पर जाती है। वो ब्रॉड शोल्डर्स, परफेक्ट एब्स, वी शेप बॉडी, यकीनन वो किसी भी लड़की की रातों की नींदें चुरा सकता था। आज शायद पहली बार मदीहा की धड़कनें भी उसे देखकर बड़ी हुई थी। वो लगातार उसकी हॉट सिस्लिंग बॉडी को ही देख रही थी। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, माथे पर कुछ बूंदे पसीने की चमक रही थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो एक टक उसकी बॉडी को देख रही थी और अदनान उसे जब काफी देर तक मदीहा का ध्यान उस पर से नहीं हटा तो वो हल्का सा झुककर उसके कान में अपनी डीप हस्की वॉइस में कहता है, काफी हॉट है ना? यह सुनकर वो पहले तो हाँ में सिर हिलाती है, पर फिर तुरंत होने में आकर उससे 2 कदम दूर होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब? अदनान दोबारा अंजाम बनते हुए कहता है, काफी गर्मी है ना, देखो तुम्हें भी पसीना आ रहा है, एक काम करते हैं, मैं कुछ देर टी शर्ट ही नहीं पहनता है ना। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन झेंपते हुए कहती है, क्या मतलब कि गर्मी है? दिसंबर का मदीहा चल रहा है, आप चुपचाप पहनिए टी शर्ट। इतना कहकर वो उसे टी शर्ट पहनाने लगती है। इस बीच कई बार उसकी उंगलियां अदनान को छू गई थी और वो हर बार बुरी तरह सिहर गई थी। वही अदनान का पूरा ध्यान भी उसी पर था। वो बहुत अच्छे से उसकी हालत समझ रहा था और उसे हंसी भी बहुत आ रही थी उस पर वो हंस नहीं सकता था। उसे ठीक से टी शर्ट पहनाकर वो तुरंत उससे दूर होती है, पर अभी भी उसकी नजरें बार बार उसके ब्रॉड चेस्ट पर ही जा रही थी। इससे परेशान होकर और एम्बर्समेंट से बचने के लिए वो वही रखा ब्लैंकेट उठाकर उसे जबरदस्ती उड़ाते हुए कहती है, आप इसे ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है। अदनान ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करते हुए, नहीं मुझे नहीं चाहिए और इतनी भी गर्मी नहीं है, हीटर चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि टी शर्ट भी उतार देना चाहिए। यह सुनकर वो तुरंत हल्का सा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है और आप यही बैठिए,
मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर उसके जाने के बाद अदनान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत परेशान करने की आदत है ना तुम्हें, अब मेरी बारी मिसेस सिद्दीकी। इधर मदीहा दौड़ते हुए किचन में आती है और जोर जोर से हांफने लगती हैं। तभी उसकी नज़र जग में रखे पानी पर जाती है तो उसे एक ग्लास में निकालकर वो एक ही सांस में पी जाती है और कुछ देर बाद शांत होकर खुद से ही कहती है, या अल्लाह, मैं इतनी ठरकी कैसे हो सकती हूँ, इतने गंदे गंदे घायल मेरे जहन में कैसे आ सकते हैं, छी छी डॉट छी। यह सब इनके कारण ही हो रहा है, यह 24 घंटे इतनी घटिया बातें करते हैं कि मैं भी पागल होती जा रही हूँ। उफ। मदीहा, होश में आओ और ऐसी गंदी गंदी बातें मत सोचो। डॉट पर वो कितने हॉट लग रहे थे। यह सोचते ही वो दोबारा खुद को डांटते हुए कहती है, नहीं डॉट नहीं, वो बिल्कुल हॉट नहीं है और मुझे ऐसी फालतू बातें नहीं सोचना है। डॉट वो यही सब कहकर खुद को समझा रही थी। कुछ देर बाद अदनान कमरे में बैठा मदीहा का ही इंतजार कर रहा था। आधा घंटा होने को आया था और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वो दरवाजे की तरफ बेचैनी से देखते हुए कहता है, कहाँ रह गई, रास्ता तो नहीं भटक गई, इस पागल लड़की से इतनी भी उम्मीद की जा सकती है। डॉट फिर अचानक उसके जहन में कुछ आता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अदनान, कहीं यह बेवकूफों की मलिका सोफिया के पास तो नहीं चली गई सोने? ओह डैम, यह लड़की, इसे बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी। इतना कहकर वो बेड से उठने लगता है। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है तो उन्हें पहचानते हुए वो वापस बैठ जाता है। अदनान कमरे में बैठा हुआ था और मदीहा का इंतजार कर रहा था। जब उसे बहुत देर तक लगा कि वो नहीं आ रही है तो वो उसे ढूंढने जाने वाला था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और इस आहट को पहचानते हुए वो वापस से बेड पर बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मदीहा एक हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। अब तक उसने खुद को काफ़ी संभाल लिया था और वो काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही थी। वो अदनान के पास बेड तक आई और उस ट्रे में रखा हल्दी वाला दूध उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आप यह पी लीजिए, आराम मिलेगा। डॉट यह कहते वक्त वो उसे नहीं देख रही थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। अदनान उसके हाथ से ग्लास लेकर कहता है, इतना वक्त कहाँ लगा दिया तुमने? डॉट, मदीहा, वो मैं दूध गर्म कर रही थी ना, तो बस आप पीजिए ना वरना ठंडा हो जाएगा। इस बार वो कुछ नहीं पूछता और चुपचाप दूध पी लेता है। उसके दूध पीने के बाद मदीहा ग्लास वही साइड टेबल पर रखती है और उसे अच्छे से लेटने में मदद करने लगती है। फिर खुद भी लाइट्स ऑफ कर बेड पर दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। पर उसने अपनी और अदनान के बीच कुछ ज्यादा ही दूरी बना ली थी जो अदनान से बर्दाश्त नहीं हुई। वो करवट लेकर उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ पीट कर लेटा हुआ था। यह देखकर वो हल्का सा उसके पास खिसकता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है। मदीहा जो अभी भी अपने ख्यालों में लेटी हुई थी, वो अपनी कमर पर दो मजबूत बाजू महसूस कर चौंकते हुए करवट बदल कर देखती है तो अदनान उसे बाहों में भरे लेटा हुआ उसे ही एकटक निहार रहा था। मदीहा जरा हिचकिचाते हुए, कुछ चाहिए आपको? डॉट, उसके सवाल पर अदनान हाँ मैं सिर हिलाता है तो मदीहा एक गहरी सांस लेकर पूछती है, क्या? डॉट, अदनान उसे एक झटके में कमर से पकड़कर बिल्कुल खुद में सटाते हुए मदहोशी से कहता है, अपनी बीवी चाहिए मुझे, अपने बिल्कुल पास उसकी नज़दीकी महसूस करना चाहता हूँ, उसकी धड़कनों को सुनना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। यह कहते हुए वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर उसके चेहरे पर जगह जगह हल्की हल्की वेट किसेस देने लगता है। वो उसे आंखों पर, माथे पर, नाक पर, गालों पर, चिन पर, हर जगह चूम रहा था और मदीहा उसके इतने सॉफ्ट टच पर बुरी तरह सिहर रही थी। उसके एहसास में अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और अदनान वो उसे चूमते हुए उसके होंठ के पास आता है और उससे हल्का सा दूर होकर एक टक उसे देखने लगता है जो आंखें बंद करे बेचैनी से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी हालत समझते हुए वो हल्का सा झुककर उसके कान के पास जाकर सरखोशी से कहता है, मे आई किस यू कपकेक? डॉट, उसके इस सवाल पर वो कुछ नहीं कहती तो अदनान दोबारा अपनी हस्की वॉइस में कहता है, प्लीज विफी जस्ट वन किस, आई एम डाइंग टू टेस्ट दोज लिप्स। उसकी इतनी सेडक्टिव बातें सुनकर मदीहा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बिना आंखें खोले कहती है, अदनान जी आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत। उसने इतना ही कहा था कि अदनान उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है,
मुझे आराम की नहीं तुम्हारी जरूरत है, प्लीज जस्ट लेट मी किस यू वंस। उसकी बात सुनकर अब मदीहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेवकूफ नहीं थी, इतनी समझ थी उसमें कि उसे पता हो कि अदनान का हक है उस पर। आज तक कभी गलत नजरों से ना अदनान ने उसे देखा है ना छुआ है। वो इस तरह उसके हक छीन कर उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करे हुए ही अदनान के कंधों को आहिस्ता से पढ़ लेती है। उसका यह इशारा काफी था अदनान को समझने के लिए कि वो राजी है, और अदनान तुरंत उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और बड़े प्यार से उसे चूमने लगता है। मदीहा उसका साथ नहीं दे रही थी पर उसकी खिलाफत भी नहीं कर रही थी। अदनान को पता था कि वो अभी इन सब चीजों की हैबिचुअल नहीं है, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद मदीहा की सांसें उखड़ने लगी तो उसने अदनान को दूर करना चाहा, पर अब यह मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि अदनान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था और अब उसकी वो सॉफ्ट रोमांटिक किस वाइल्ड पैशनेट किस में बदल चुकी थी। करीब 10 मिनट बाद जब मदीहा की आंखें बंद होने लगी तो उसने उसे कहीं जाकर छोड़ा और उसके छोड़ते ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। मदीहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उसके शरीर से निकलकर वापस आ गई हो। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यह देखकर अदनान उसे लेकर पलटता है, जिससे वो पूरी उसके ऊपर आ जाती है और उसे अपनी सीने से लगाकर धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगता है ताकि वो जरा कुछ शांत हो। और कुछ देर बाद वो शांत हो भी जाती है, पर मजाल है जो उसने अपना चेहरा अदनान के सीने से निकालकर उसे देखा हो। शर्म के मारे मरी जा रही थी वो, और अदनान यह समझ भी रहा था। वो उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से कहता है, कपकेक बेबी लुक एट मी। पर मदीहा उसे नहीं देखती बल्कि उसकी पकड़ अब उसकी शर्ट पर और टाइट हो गई थी। यह देखकर वो दोबारा कहता है, बच्चा यह तो नॉर्मल है ना, अब अगर तुम इस तरह छोटी छोटी बातों पर यूं ब्लाश करोगी तो मामला मेरे लिए जानलेवा हो जाएगा, कसम से। उसकी यह बात सुनकर मदीहा हल्का सा सिर ऊपर कर कर उसे देखती हैं तो अदनान उसके लाल पड़े चेहरे को देखकर कहता है, कपकेक लुक वी आर हस्बैंड एंड वाइफ नाउ, हम हमारे बीच चीजें बदल रही हैं। मैं जितना हो सकें चीजों को तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लो लेकर चलूंगा, पर कहीं ना कहीं मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। जानता हूँ अभी उम्र नहीं है इन सब की तुम्हारी और काफी छोटी हो तुम, पर इससे रियलिटी तो चेंज नहीं होगी ना। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही सही चीजों को सही करना होगा। मैं तुम्हें उतना वक्त दूंगा जितने की तुम्हें जरूरत है, पर मैं भी एक मर्द हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है। अपनी बीवी के हवाले से तुम्हें उनका भी ख्याल रखना होगा ना। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी से चीजों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, बट स्टिल यू नीड्स टू बी कंफर्टेबल विद मी, ओके। उसके इतने प्यार से समझाने पर वो हाँ में सिर हिला देती है पर कुछ कहती नहीं है। उसे भी पता था अदनान ठीक कह रहा है। इसके आगे अदनान कुछ नहीं कहता, वो बस मदीहा को बाहों में लिया चुपचाप लेटा रहता है और कुछ ही देर में दोनों को गहरी नींद आ जाती है। इधर रियान के कमरे में वो बेड पर लेटा व्हाट्सएप चला रहा था, तभी उसकी नजर अनायास ही यास्मीन की प्रोफाइल पर चली जाती है। उसका नंबर रियान के पास काफी वक्त से था, अक्सर सोफिया उसके फोन से उसे कॉल किया करती थी। वो उसकी डीपी पर लगी फोटो को क्लिक कर कर देखने लगता है, जिसमें उसने एक सफेद रंग की कुर्सी और लाइट ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था और वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वो उस फोटो को जूम करते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहत है, प्यारी तो है, अगर जरा तमीज सीख ले तो लड़की बुरी नहीं है। यह कहकर वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है, तभी वो देखता है कि यास्मीन अभी भी ऑनलाइन है। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों है। कुछ सोचते हुए वो खुद में बड़बड़ाता है, सोफिया और मदीहा के अलावा तो शायद इसका कोई दोस्त भी नहीं है, फिर इस वक्त किससे बातें कर रही है, कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। यह सोचते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पता नहीं क्यों, पर उसे यह ख्याल कुछ खास पसंद नहीं आया था। कुछ सोचकर वो उसे मैसेज करता है, हाय चिपकली। उसके मैसेज करते ही कुछ ही देर बाद मैसेज सीन भी हो जाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। यह देखकर रियान गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। यह कहकर वो तुरंत उसे फोन लगता है, पर कोई कॉल नहीं उठाता। 2-3 बार दोबारा फोन लगाने के बाद यास्मीन फोन उठाती है और दूसरी तरफ से गुस्से में कहती है, पागल हो गए हो तुम, जब मुझे फोन नहीं उठाना तो क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी रात में एक लड़की को फोन कर रहे हो।
रियान उसकी बात सुनकर गुस्से में कहता है, ओह शट अप, पहले तुम बताओ कि इतनी रात में ऑनलाइन क्या कर रही हो, किससे बातें हो रही है तुम्हारी? यास्मीन चिढ़ते हुए, तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें कि मैं किससे बातें कर रही हूं? होते कौन हो तुम? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे शौहर हो मेरे। रियान गुस्से में ही, नहीं हूं तो क्या हुआ, बन तो सकता हूं, अब चुपचाप फोन बंद करो और रोजा ओ जाकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह फोन काट देता है और यास्मीन हैरानी से बस फोन को देखती रह जाती है, पर अब उसे भी काफी नींद आ रही थी, इसलिए फोन को साइड में रखकर वह भी बिना कुछ सोच सोने चली जाती है। इधर रियान भी बिस्तर पर लेटकर कुछ देर यहाँ वहाँ करवट खाने के बाद गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह अदनान अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। यह शायद दवाइयों का असर था, वरना तो वो कुछ भी हो हमेशा सुबह 5 बजे उठ जाता करता था। वो अभी भी सो रहा था जबकि मदीहा नीचे जा चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में ही फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से जैद की आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर। अदनान आंखें बंद करे हुए ही कहता है, कहो। जैद, सर आप अभी तक आए नहीं? आज आपकी मिस्टर गाजी के साथ मीटिंग है 1 घंटे में। यह सुनकर अदनान फौरन आंखें खोलकर सामने लगी बड़ी सी खड़ी की तरफ देखता है जहां सुबह के 10 बज रहे थे। यह देखकर वो एक झटके से उठकर बैठ जाता है। आज तक अपनी पूरी जिंदगी में वो शायद कभी इतनी देर तक नहीं सोया होगा। अदनान अपनी गहरी आवाज में, तुम सब कुछ अरेंज करो, आई विल बी देयर सून। यह कहकर वो बिना जैद की बात सुने फोन काट देता है और अपने बगल में बैठ को देखता है तो वहां कोई नहीं था। बेड पर बनी सिलवटें इस बात की निशानी थी कि वो उठकर बहुत पहले ही जा चुकी थी। यह देखकर वो एकदम गहरी सांस लेकर खुद भी उठकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। वो हमेशा की तरह वो ऐसे ही डार्क कलर के कपड़े पहना करता था। वो अपनी टाई लगा ही रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला और मदीहा हाथ में कॉफी का मग लेकर अंदर आया। अदनान को इस तरह तैयार देखकर को ट्रे वही टेबल पर रखकर उसके पास आते हुए पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप? अदनान घड़ी पहनते हुए, कहाँ जाऊंगा मैं, तुम्हें शायद याद नहीं है, बीवी पर तुम्हारा शौहर एक लॉयर है और मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होता है। यह कहकर वो अपना कोट बेड से उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी मदीहा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कल गोली छूकर गुजरी है आपको और आप इतने आराम से ऑफिस जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको आराम करना है, इसलिए आप कहीं नहीं जा रहे। उसे ऐसे हक जताता देख अदनान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो हल्का सा उसके ऊपर झुककर कहता है, जरूरी है जाना मेरा, पर पक्का मैं सिर्फ 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा उसके हाथ को अपने गालों से झटककर उसे घूरते हुए कहती है, आपको क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी? 1 घंटे दूर तो आपका ऑफिस ही है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। आप गए तो फिर शाम से पहले नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर अदनान समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाना या अपनी बातों में फंसाना अब इतना आसान भी नहीं है, इसलिए वो कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और प्यार से कहता है, अच्छा मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए लौटते वक्त चीज केक लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहती है, मैं क्या आपको कोई छोटी सी बच्ची लगती हूँ जिसे आप लॉलीपॉप का लालच देकर निकल जाएंगे? मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर अदनान अपने माथे पर 2 उंगलियां फेरते हुए अपने मन में सोचता है, वैसे यह इतनी बेवकूफ है और आज ना जाने यहाँ से इतना दिमाग आ गया है। फिर उसे देखकर इस बार समझाते हुए कहता है, देखो मेरा जाना जरूरी है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मोहिनी के केस से रिलेटेड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कपकेक, मैं पक्का वापस आ जाऊंगा, ओके मैं जाऊं। यह सुनकर वो कुछ देर उसे देखती हैं, फिर हमें सिर हिला देती है तो उसकी मंजूरी मिलते ही अदनान हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसे दोबारा अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। वो पलटकर उसकी तरफ देखता है तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, अच्छा सुनिए वो लेकर आइएगा। उसकी बात अदनान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर वो जल्दी से एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछता है, क्या? मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर, चीज केक। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर खुद से बिल्कुल धीरे से कहता है,
जितनी कद्र और मोहब्बत तुम्हें अपने चीज़ केक की है, अगर उसकी आधी भी चीज़ केक लाने वाले से होती तो आज मैं बड़ा मेहरबान होता। अदनान को इस तरह खोया हुआ देख वो पूछती है, क्या हुआ डॉट? कुछ चाहिए आपको डॉट? यह सुनकर अदनान बस ना में सिर हिला देता है और जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर पलटते हुए कहता है, ध्यान रखना अपना और खबरदार जो कोई शैतानी सूझी तुम्हारे दिमाग में समझी वापस आकर मुझे कोई शिकायत ना मिले, सिर्फ पढ़ाई करना, कल एग्जाम है समझी डॉट? उसकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिला देती है। अब तक उसे भी आदत हो गई थी अदनान की इन हिदायतों पर। पहले जहाँ वो इनसे चिढ़ती थी अब उसे यह सब इतना भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे कहीं ना कहीं शायद आदत होने लगी थी इन सब की। अदनान जा चुका था, बाकी भी सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। मदीहा भी सोफिया के साथ पढ़ने बैठ गई। कल उसका फिजिक्स का एग्जाम जो था। इधर अदनान के ऑफिस में उसके मीटिंग रूम में मिर्जा चेयर पर बड़े रोब से बैठा हुआ था। उसके पीछे ही एक साइड पवन खड़ा था और दूसरे साइड उसका वकील। थोड़ी दूर जैद के बगल में लक्ष्मी और लखन भी बड़े थे सिर झुकाए। मिर्जा जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता था, पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठा हुआ था, जो उसे इरिटेट करने लगा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से उसे अदनान के साथ अपॉइंटमेंट मिली थी। कुछ देर बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अदनान बड़े रोब के साथ अंदर आया। इस वक्त वो अदनान नहीं था जो मदीहा के सामने होता था, जो उससे प्यार से बात करता था, उसे टीज करता था और उसे पैम्पर करता था। वो कोई ही लग रहा था। चेहरे पर वो गज़ब का रोब लिए वो अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र अपने सामने बैठे मिर्जा को देखा और फिर उसके सामने लगी हेड चेयर पर जाकर बैठ गया। मिर्जा की नज़रें भी उसी पर ठहरी हुई थी। वो आज तक ना किसी से डरा था और ना ही घबराया था, पर अदनान की पर्सनालिटी में कुछ अलग था, कुछ डार्क, कुछ बेहद खतरनाक। अदनान के बैठने के बाद वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सिद्दीकी। अदनान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, काश मैं भी आपके बारे में यह कह सकता, पर अफसोस। यह सुनकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है पर कहता कुछ नहीं है और अपने पीछे खड़े अपने वकील को कुछ बोलने का इशारा करता है। तो वो वकील बोलता है, मिस्टर सिद्दीकी, हम यहाँ आपसे इस केस को क्लोज करने के लिए राजीनामा करने आए हैं। बदले में हम लखन और उसकी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम ख्याल रखेंगे, उनका इतने पैसे देंगे जितने उन्हें चाहिए होंगे और इनके बेटे को भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडर करेंगे। आप बस यह केस यही बंद कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं कहता। वो बड़े गौर से मिर्जा के हाथ में पहनी घड़ी देख रहा था, जो काफी महंगी लग रही थी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए मिर्जा घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बड़े ब्रांड की है, आप चाहें तो हम आपको भी एक गिफ्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही काफी कुछ मिलेगा आपको और आपके बैंक बैलेंस को भी। बस आपको वो करना है जो हमें चाहिए। यह सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, आपको सच में लगता है कि आपकी इतनी औकात है कि आप मेरा बैंक बैलेंस भर सकते हैं डॉट? वैसे यह जो घड़ी आपने पहली है यह मेरी ही कंपनियों में से एक कंपनी ने बनाई है। मैं बस यह देख रहा था कि आजकल कैसे कैसे लोग इस घड़ी को अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुझे लगता है प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मिर्जा के चेहरे पर जैसे सारे रंग उड़ जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी कंपनी की वॉच थी जो एक नॉर्मल आदमी शायद कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यह जानकर कि इस कंपनी का ओनर अदनान है, मिर्जा यह तो समझ गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मिर्जा देखिए, मैं आपके फायदे के बारे में ही बोल रहा हूँ। यह मुमकिन नहीं है आप मेरे भाई को मुजरिम साबित कर सकें। आपका फायदा इसी में कि आप यह केस ना लड़े। अदनान, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं कि आपको मेरे फायदे के लिए सोचे। आप बस अपने फायदे के बारे में सोचे, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूँ कि आप यह केस और यह इलेक्शन दोनों हारेंगे। उसके मुंह से यह सुनकर मिर्जा जो अभी तक शांत था गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम समझते क्या हो, जानते नहीं हो तुम मेरी पावर को अभी रातों रात गायब कर सकता हूँ मैं तुम्हें। उसकी बात सुनकर अदनान एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और उसे ऐसे हंसता देख मिर्जा नासमझी में उसे देखने लगता है। अदनान अचानक से सीरियस होकर कहता है, मुझे गायब करने वाले खुद अब गायब हो जाएं, इसका भी पता नहीं चलता मिस्टर गाजी। और हाँ, आप बस अब अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहिए, कब कहाँ क्या हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। मिर्जा गुस्से में, तुम हमें धमकी दे रहे हो डॉट?
अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मैं धमकी नहीं देता कर दिखाता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिए, यह केस तो वापस नहीं होगा। अब आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि इस ऑफिस से बाहर निकालते ही आपकी बर्बादी शुरू होगी। बहुत हराम का पैरा और शोहरत कमा ली आपने, अब सब कुछ उगलने की बारी है। उसकी बात सुनकर मिर्जा अपनी कुर्सी से उठकर उसे घूरते हुए कहता है, बर्बाद कर दूंगा तुझे, देख लेना। अदनान बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराते हुए, आप भी यहाँ है और मैं भी, कौन किसे बर्बाद करता है देखते हैं। खैर अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, वरना फिजूल में मुझे अपने गार्ड्स को तकल्लुफ देना होगा। उसकी बात सुनकर मिर्जा उसे एक नज़र गुस्से में देखकर वहां से चला जाता है और उसके पीछे पवन और उसका वकील भी जाते हैं। मिर्जा नीचे पहुंचता ही था, अभी की तभी उसका फोन बजता है। वो गुस्से में फोन उठाया है तो दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर और गुस्सा आ जाता है। पवन, क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं। मिर्जा गुस्से में दांत पीसते हुए, हमारे पुरानी दिल्ली वाले गोदाम पर रेड पड़ी है, हमें अभी वहां जाना होगा। उसकी बात सुनकर पवन भी हैरान होता है और वो लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। वही अपने केबिन में बनी कांच की खिड़की पर खड़ा अदनान यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जिंदगी में से मेरे सबसे अजीज शख्स को छीनने और मेरी मोहब्बत को इतने दर्द देने की कीमत तेरा पूरा खानदान चुकाएगा। एहसान गाजी, तुझे तो मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया, पर तेरी औलाद की जिंदगी जहन्नुम बनाकर ही मुझे सुकून मिलेगा। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है।